अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत होंगे, स्पेशली कल के बाद। ये सुबह से आ गया है। मेरा नाम आयशा यूसुफ। आई एम इमरान हसन। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि एक और दिन बहुत अच्छे से स्टार्ट हुआ है। और कल अगर थोड़े से आप परेशान हुए, खासतौर पर रावलपिंडी इस्लामाबाद में रहते हुए, तो उस टेंशन से थोड़ा सा निकल के आज नए दिन का आगाज आपने किया है। नए दिन की खूबसूरत बात ये होती है कि कल चाहे रात कहते हैं ना, कितनी भी तवील हो, कितनी भी स्याह हो, वो गुजार के आप आगे बढ़ जाते हैं। सुबह आती है तो वो नई उम्मीदें लेकर। लेकिन जब आपका नुकसान 40-50 हजार का हो गया हो ना, तो फिर आपको याद आता रहता है। नॉट जस्ट 40-50 हजार, कुछ लोगों के 40-50 लाख के भी हुए। आप महफूज भी अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने आते साथ इनसे पूछा कि आप कल जो यालाबारी हुई है, हेल स्टॉर्म हुआ है, उसमें महफूज रही है, आपकी गाड़ी महफूज रही है? उन्होंने कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कहीं दूर गया हुआ था। लेकिन जो वीडियोस हमने देखी हैं, जो पिक्चर्स हमारे सामने वायरल, तो मेरी वीडियो हो रही थी वैसे, और उसकी वजह भी यही थी कि खासतौर पे मैं जिस इलाके में हूँ, D12 का इस्लामाबाद का सेक्टर है, वहाँ पे बहुत ज्यादा तूफानी बारिश भी थी, ओले भी थे, तूफान भी था, और उसकी वजह से जाहिर बात है फिर बहुत ज्यादा नुकसान भी हुआ। सबसे बड़ा नुकसान जाहिर बात है, अगर जानी नहीं हुई तो फिर उसके बाद मुझे लगता है कि जो इमलाक का नुकसान है, और दरख्त बहुत बड़ी तादाद में टूटे हैं इस्लामाबाद की, परिंदों को बड़ा नुकसान पहुंचा है, बड़ा नुकसान हुआ है। और इस वक्त भी सड़कों पर इतनी फैसल मस्जिद का भी शीशे टूट गए, पानी जो है उसके अंदर आ गया। बस उसके बाद तो अल्लाह ताला रहम ही करे, यही आप दुआ कर सकते हैं। लेकिन ये जो हम ब्रेक में भी बात कर रहे थे, पहले भी बात कर रहे थे कि ये आम नहीं लग रहा था, और लग नहीं रहा था कि ये दिस इज समथिंग नॉर्मल। इट वाज नॉट, इट वाज एक्स्ट्राऑर्डिनरी इन अ नेगेटिव सेंस, हम कह सकते हैं। हाँ, मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी इन अ सेंस के देखने में लगता है कि बस नेचर हमसे नाराज है। मैं तो इसको यही कहूंगा, मैं कोई बहुत हाश अजाब जैसे अल्फाज तो मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन नेचर कहीं ना कहीं हमसे नाराज है, और उसमें हमारे डीड्स शामिल है, चाहे वो हम माहौलियात को या माहौल को खराब करने के हवाले से हमारे जो कारनामे हैं वो हो, या फिर यूजुअल जो हमारी लाइफ के अंदर जो हमारा लाइफ स्टाइल है, समाजी हमारे रवैये हैं, उसको लेकर नेचर नाराज लगती है ऐसे वाकयात से। नाउ द क्वेश्चन इज, अगर हम साइंटिफिकली बात करें कि क्या इसको प्रेडिक्ट किया जा सकता था, क्या इसकी फोरकास्टिंग हो सकती थी, क्या हमारा मेड डिपार्टमेंट जो है उसके पास ये टेक्नोलॉजीज मौजूद हैं कि इन चीज़ों को प्रेडिक्ट किया जा सके, सो दैट लोग अपने तौर पर कुछ एहतियाती तदबीर इख्तियार करें? तो हम इसके बारे में जरा बात करेंगे, और कल की वीडियोस जो हैं वो भी हम दिखाएंगे। और वैसे अगर थोड़ी सी हम डिटेल पे बात कर ले तो जो पार्लियामेंट हाउस तक हमारा महफूज नहीं रहा, वहाँ पे भी नुकसान हुआ, दरख्तों की टारियाँ टूटी। पार्लियामेंट हाउस के सामने जो सड़क थी ऐसे लगता था कि कोई तालाब है, और जो ट्रैफिक की रवानी है वो भी बहुत ज्यादा मुतासिर हुई। मेनली ये इस्लामाबाद के अंदर हुआ, रावलपिंडी में भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। रावलपिंडी ये बड़ा स्ट्रेंज। अच्छा, इस्लामाबाद में भी कुछ सेक्टर्स के अंदर ज्यादा हुआ है। मैं जिस जगह पे रहती हूँ वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था, बस आंधी चल रही थी, हल्की फुल्की बारिश हुई, बारिश भी बहुत ज्यादा तेज हुई। मुझे तो वीडियोस से पता चला कि भाई ये हो रहा है इस वक्त। जिस चीज ने सबसे ज्यादा मुझे डराया ना, वो उन ओलों का साइज था, जो आपने मेरी वीडियोस मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर की थी, अगर आप देखें तो उसमें उनका जो साइज था दैट वाज ह्यूज। और न सिर्फ साइज बड़ा था, बल्कि वो बहुत सख्त ओले थे, और अगर वो किसी बहुत अच्छी कंपनी की गाड़ी की विंड स्क्रीन पे भी लग रहे थे तो दे वर हिटिंग लाइक अ बुलेट, और वो बिल्कुल ऐसे सुराख करते हुए गाड़ी में जा रहे थे। और मैं ये देख रहा था कि अगर खुदा न खास्ता कोई ह्यूमन स्कैल्प इसकी जद में आता है, कोई इंसानी सर आता है, तो उसके साथ ये क्या करते हैं। तो बहुत शदीद था भाई। इसकी बुनियादी तौर पे वजूहात क्या हैं, साइंटिफिक रीजंस क्या हैं, माहौल क्यों बनता है ऐसा, बारिश ओलों में कैसे तब्दील होती है, और फिर क्या आने वाले वक्त में मजीद भी ऐसे वाकयात हो सकते हैं। इस पे डू यू हैव द एनालिसिस? हमने करनी है इसके ऊपर बात, लेकिन थोड़ा सा जरा आगे जाके करेंगे। पहले कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज जो है ना वो जरा बता देते हैं। पहले लोग बेचारे इतने परेशान हैं, तो काफी कुछ आपको पता है। ये स्टोरी वाला जो हमारा पूरा सेगमेंट होता है ना, मेरा इसलिए फेवरेट है कि बड़ी अच्छी अच्छी खबरें आ रही होती हैं, एंड हम भी इंजॉय कर रहे होते हैं देखते हुए, और आई एम श्योर आप लोग भी इंजॉय कर रहे होते हैं। स्कर्दू में चेरी जो है ना वो ब्लॉसम हो गया, चेरी ब्लॉसम हो गया। चेरी और खुबानी के दरख्तों पर खूबसूरत फूल नजर आ रहे हैं, हर तरफ रंगों की बहार जो है ना वो नजर आ रही है। और स्कर्दू में बदलते मौसम के साथ साथ चेरी और खुबानी के जो बागात हैं, यहाँ पर स्प्रिंग ब्लॉसम का आगाज हो चुका है, और पहाड़ों के दामन में ये रंग बिरंगे फूल हैं। देखने वाले सयाह जो हैं उनके बारे न्यारे हो गए हैं, वो उन्होंने बाई चांस वो यहाँ पर गए हैं, लेकिन एंजॉय भाई इतना अच्छा मौसम है, इतने खूबसूरत फूल हो, स्कर्दू हो पे इतना अच्छा टेम्परेचर हो, दुनिया के खूबसूरत तरीन इलाकों में से एक इलाका है, और वहाँ पे ये खूबसूरत फूल यकीनी तौर पर इस बात की नवीद सुनाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतें यकीनी तौर पे मौजूद हैं, और कहीं अगर मौसम ख़राब है तो कहीं बहुत बेहतर भी है। सो अल्लाह की ज़ात का शुक्र अदा करना चाहिए हर हाल के अंदर। और ये जो मनाजिर हैं ये दिल को बड़े भले भी लगते हैं, और आंखों को भले लगते हैं, और आंखों को भले लगते हैं, तो आपको दिखाना हर तरह का कलर आपको नजर आएगा, स्पेशली पाकिस्तान की बात यही है। पर्टिकुलर कलर जो वो इस जगह की पहचान है, अगर आप इसकी पिक्चर्स भी देखें या वीडियोस भी देखें ना, तो ये इस जगह की पहचान है, ये वाले जो फूल। अच्छा, वैसे जापान के अंदर आपको पता है ना वो दूसरे कलर के होते हैं, चेरी ब्लॉसम थोड़े रेड कलर के होते हैं, लेकिन यहाँ पर ये बड़े खूबसूरत तरह की नजर आ रही है। और मुझे पाकिस्तान की सबसे अच्छी बात ये लगती है कि हर तरह का मौसम आपको मिलेगा, हर तरह के कलर्स आपको मिलेंगे, लैंडस्केप्स जो है ना वो हर तरह के आपको मिलेंगे। तो और एक पाकिस्तान में आपको बहुत ज्यादा मिलेंगी शादियां, वो मिलेगी आपको ईद के बाद।
ठीक है, लेकिन हम फिल वक्त अपने नहीं, अभी एक ईद और भी आनी है, लेकिन ये छोटी ईद और बड़ी ईद के दरमियान का जो विंडो होता है, जैसे शादी विंडो, मेरे घर के पास बहुत सारे शादी या वेडिंग हॉल्स हैं, आपको पता है, और वहाँ पे वर्किंग डेज के अंदर भी आजकल आपको गाड़ियां बाहर इसलिए मिलेगी क्योंकि लोग उन डेट्स को भी नहीं छोड़े, यूजुअली वीकेंड्स पे करते हैं, लेकिन इतना रश है कि लोग कहते हैं कि भाई कर लो जल्दी से। इसकी वजह है खास वजह है ना कि टाइम कम है, मुकाबला सख्त है, टाइम कम है, मुकाबला सख्त है। हाँ जी, उसके बाद आपको पता है ना, जो मार्किस टाइम भी नहीं देते, क्यों करें? क्योंकि हम शादी का तज़किरा करने वाले हैं ना, बरतानिया का तज़किरा करने वाले हैं, वहाँ पे इनको शायद मार्की नहीं मिली, वेडिंग हॉल नहीं मिला। ये आप बताएं आप। अच्छा, इनको वेडिंग हॉल नहीं मिला, हम ये एज्यूम कर रहे हैं। बरतानिया में स्कूबा डाइवर्स जो है ना, उन्होंने कहाँ पे शादी किया जी? पानी के अंदर जाकर शादी रचा लिया। दूल्हा है, उसका नाम है एडम हापर, और दुल्हन एमी हापर जो है, उसने पानी के अंदर जाकर जिंदगी भर साथ निभाने का अहद किया है। पानी कर दी, पानी के अंदर पानी कर दिया है। वो ये कहते हैं कि उन्होंने अपने लिए ये खास तौर पर चुना था कि हम क्योंकि स्कूबा डाइवर्स हैं तो इसको सारी जिंदगी हमें याद रखना चाहिए, जो इंसिडेंट होगा, और उससे ज्यादा जो मुझे लगता है क्रेडिट देना चाहिए ना हमें, कैमरामैन को देना चाहिए जो इनके साथ पानी के अंदर उतरा। पता नहीं वो स्कूबा डाइवर था या नहीं था। और इस हवाले से जो हमारी कैमरा टीम है वो ज्यादा खुश होगी, वो कह रहे होंगे देखो कोई काम हमारे बगैर मुकम्मल नहीं है, एंकर्स भी नजर नहीं आ सकते, शादी भी नहीं हो सकती। अब वैसे बात तो सही है, वो शादी कर लेते तो सिर्फ मछलियों को ही पता होता, शादी नहीं चलता। हम कैसे कवर कर रहे हैं? मैंने बताया दुनिया को तो पता हम कैसे कवर कर रहे हैं? ऑक्टोपस वहाँ पे शबाला बन के घूम रहा है। पूरी बारात लेके गए मैं, वो देखिए अकेले नहीं है, वो सिर्फ वो दोनों नहीं है, पूरी उनकी बारात। वैसे अगर ये बारात ना भी लेके जाते तो ज़ेरे समंदर इतनी मखलूकात है कि बाराती इनको मिल ही जाती। अरे वाह, क्या बात है, शायराना आप जो है ना। नहीं, ये खतरनाक बात है वैसे। ऐसे अगर मिल जाए ना शार्क जैसे बाराती तो बस फिर वो शादी अमर हो जाती है। नहीं, वो स्विमिंग पूल में थे, उन्होंने बड़ा सेफ प्ले किया, बहुत सेफ प्ले किया उन्होंने। आगे बढ़ जाते हैं। अब शार्क्स की हम क्योंकि बात कर रहे हैं, तो ट्रेड वॉर दुनिया के अंदर और मुख्तलिफ शार्क से डोनाल्ड ट्रंप याद आ गया। वो शार्क ही बने हुए ना इस वक्त, वो हर क्या कहते हैं मुल्कों के ऊपर जिस तरह के टैरिफ्स उन्होंने लगाए हैं, सबकी इकोनॉमीज को शार्क्स की तरह ही खा रहे हैं। अजीबो गरीब फैसले कर रहे हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के हवाले से खबर कल आई, मुझे बड़ी मुज़क्का खेज वो लगी। जो अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को एक मजाक करार दे दिया। इससे पहले मीडिया हाउसेस को मजाक करार दे चुके हैं। उन्होंने जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इस पर तनकीद की और कहा है कि ये यूनिवर्सिटी एक मजाक है जो नफरत और हिमाकत सिखाती है। ये इदारा एक विफाकी फंडिंग का मुस्तहिक नहीं है और अमेरिका जो विफाकी फंडिंग करता है कल उसको रोक भी दिया गया है। अब किसी म्यारी तालीमी इदारे के तौर पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को शुमार नहीं किया जा सकता। दिस इज व्हाट वाज सेड बाय डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एज वेल एज वेरी कंसर्निंग, क्योंकि अब तालीमी इदारों तक बात आ चुकी है। हार्वर्ड, आपको पता है एकेडेमिया में एक बहुत बड़ा नाम है हार्वर्ड का, और उसके बारे में अगर एक सुपर पावर मुल्क जो है उसका प्रेसिडेंट ये बात कर रहा है, तो मुझे लगता है कि अभी हमें बहुत ज़्यादा सीरियस होकर ना अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। ट्रंप इंतजामिया और हार्वर्ड के दरमियान ये कशीदगी उस वक्त बड़ी थी जब यूनिवर्सिटी ने हुकूमती दबाव के बावजूद दी गई यूनिवर्सिटीज़ के बरखिलाफ बाकी यूनिवर्सिटीज़ ने एक्सेप्ट कर लिया था जो प्रेशर उन पर डाला जा रहा था, लेकिन हार्वर्ड ने कहा कि भाई हम नहीं कबूल करेंगे ये जो मुदाखलत की जा रही है ना। उसके बाद ट्रंप ने कहा कि ठीक है, हमारी ऐसी की तैसी, उनकी फंडिंग रोक दी उन्होंने। ट्रंप ने यूनिवर्सिटी का गैर मुनाफा बख्शदारी की हैसियत से जो टैक्स इस्तिस्ना है, इंडेमनिटी है, उसको खत्म कर दिया। इनफैक्ट धमकी दी है, उसको थ्रेट किया है कि हम ये खत्म कर देंगे, जबकि यूनिवर्सिटी की जो $2.2 अरब की विफाकी फंडिंग है वो पहले ही आपको पता है जिसका मैं तस्करा करा था उसको फ्रीज कर दिया गया है। अब ट्रंप ये मुतालबा कर रहे हैं कि हार्वर्ड जो अपनी दाखिला पॉलिसी है या अपनी भर्तियां हैं या जो दीगर तालीमी शोबाजात हैं इसकी तरतीब में तब्दीली करे, जो मुख्तलिफ इसके जो एजुकेशनल प्रोग्राम्स हैं, जो शोबाजात हैं, उसमें ऑडिट की इजाज़त दे। दूसरी जानिब जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के सदर हैं एलन गाबिन, उन्होंने कहा है कि हम अपनी खुद मुख्तारी, अपनी सालमियत पर कोई समझौता नहीं करेंगे और अपने आईनी हुकूक का इस्तेमाल करेंगे। पता है मेरे जहन में क्या आ रहा है, जो इलॉन मस्क हैं वो ट्रंप के साथ साथ हैं और वो बड़ा पॉलिसी मेकिंग के अंदर बड़ा हेल्प भी कर रहे हैं। और इलॉन मस्क का ये कहना है या वो ये मानते हैं कि भाई आने वाले वक्त के अंदर ना आपको डिग्रीज की जरूरत नहीं रहेगी, आपको स्किल आनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि उनका भी थोड़ा सा अमल दखल हो सकता है एकेडेमिया के अंदर अगर इस तरह से मामला चल रहे हैं। पारल जी, ये स्टोरी थी, हमने सोचा आपके साथ शेयर करें। आगे एक रिकॉर्ड बना है वो आपको बताते हैं। और रिकॉर्ड क्या है जरा? हाँ, वो रिकॉर्ड हमारा ड्रोन आप तक पहुंचाएगा। कोपेमाओं की बात हम करते हैं, गिर ना जाए, बहुत पहाड़ है वहाँ पे कभी। नहीं, हमारा ड्रोन है, ऐसे कैसे हो सकता है, अंटार्कटिक से होके आ जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्विस एल्प्स की 3 मशहूर जो शिमाली चोटियां हैं उन्हें तेज रफ्तारी से सर करने का नया एक रिकॉर्ड कायम किया। माउंटेनियर्स ने उन्होंने ये कारनामा सिर्फ 15 घंटे और 30 मिनट में अंजाम दिया। ओह माय गॉड। और इससे पहले जो रिकॉर्ड था उसके बारे में पता चला कि ये 10 घंटे उन्होंने कम लिए हैं और किस कदर खतरनाक नजर 25 घंटे समझेगा, हैरत में डाल दिया। और इसमें भी देखे ना
कैमरामैन भाई, कैमरामैन जो है ना कैमरामैन को दिए जाए, बेचारे उन्होंने ट्रेनिंग हासिल की, इतनी मुश्किल से पहुंचे। आपको क्या लगता है कैमरामैन ने ट्रेनिंग हासिल नहीं की होगी? कैसे बनाई होगी उसने? देखिए ना, वो इतनी मुश्किल से पहुंचे, उन्होंने वो सारा कुछ प्रैक्टिस किया। कैमरामैन तो दूर से शॉट्स लेता रहेगा, फिर वेट करते होंगे अच्छा शॉट बनाओ अब हम। मुझे तो लगता है एक दूसरे की खुद ही वीडियो बनाते रहे और साथ हमारा वाला ड्रोन जो है ना वो इस्तेमाल करते रहे अपनी वीडियो बनाने के लिए। कैमरे की अहमियत का जरूर पता चलता है, हाउ इंपॉर्टेंट कैमरा है। जहां पे भी आप जाएं कैमरा जरूर लेके जाएं, ज़ेरे समंदर जाएं, पानी के नीचे जाएं, माउंटेन्स में जाएं, कैमरा जरूरी है। मुझे लगता है कुछ जगहों पर छोड़कर भी जाना चाहिए, आपको प्रेजेंट मोमेंट के अंदर भी जिंदा रहना चाहिए। हाँ, अगर आप कोई रिकॉर्ड बना रहे हैं, आप चाहते हैं दुनिया उसको जाने, तो फिर आप कैमरा अपने साथ लेके जाएं, अदरवाइज थोड़ा सा जी भी लें ना, कैमरे के बगैर भी थोड़ा सा जी लें, ये बड़ा जरूरी है। 3 ये चोटियां थी, बहुत ही खूबसूरत चोटियां हैं, बड़े ही पुरखतर भी हैं, इनको उन्होंने सर किया है स्विस एल्प्स की, और उसके बाद इन्होंने एंजॉय भी किया है। डेफिनेटली इनको कांग्रेचुलेट भी हमें करना चाहिए, इनको कांग्रेचुलेट करना चाहिए और करना चाहिए हमें। इस्लामाबाद यूनाइटेड को सही समझिए, बहुत स्मार्ट हो गया बादशाह। इस्लामाबाद यूनाइटेड का जब भी मैच आए ना, आपने सिर्फ कांग्रेचुलेट करना है, ठीक है? बुरे भारी दिल से या जैसे भी आपको भारी दिल से तो नहीं करूंगी, दिमाग मेरा करता है सपोर्ट, लेकिन दिल जो है ना मेरा दिमाग कहीं और है। दे आर प्लेइंग रियली गुड क्रिकेट। कल भी जब उन्होंने 202 रन बनाए तो मुझे लगा कि भाई ये टारगेट अच्छा तगड़ा है, फिर 7-8 रन पे पहली विकेट भी गिर गई, तो हमने कहा भाई ये चिरागों में रोशनी हमें नजर नहीं आ रही। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कल का मैच भी जीत लिया जी मुल्तान सुल्तान से, और ये मैच उन्होंने जीता है 47 रन से। थोड़ा सा अगर हम स्कोर कार्ड की बात करें तो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 202 रन बनाए 6 विकेटों के नुकसान पर, 203 का हदफ दिया 120 गेंदों के ऊपर। लेकिन उसके बाद हुआ क्या? उसके बाद हुआ ये कि जो मुल्तान सुल्तान थे उन चिरागों में रोशनी ना रही, और मुल्तान सुल्तान जो थे वो अपने टारगेट को हासिल नहीं कर पाए, और इस तरह से कल का मैच भी इस्लामाबाद यूनाइटेड ने ज्यादा फरहान जो है ना उन्होंने वंस अगेन बहुत अच्छा खेला है और उन्होंने 50 बनाई। कॉलिन मिनरो की बात करें तो 48 रन के साथ वो नुमाया रहे हैं, और हदफ के ताक़ुब में मुल्तान की पूरी टीम में 155 रन पर ढेर हो गई। जेसन होल्डर की बात करें तो उन्होंने विकेटों का चौका लगाया। जेसन होल्डर की शानदार ऑलराउंड परफॉर्मेंस रही, प्लेयर ऑफ द मैच भी करार पाए, और पहले 14 गेंदों पर 32 रन की उन्होंने धुआंधार इनिंग्स भी खेली। क्या ही बात है, बहुत जबरदस्त है। और इस वक्त पॉइंट्स टेबल की अगर मैं बात करूं तो पॉइंट्स टेबल के ऊपर भाई जबरदस्त तरीके से इस्लामाबाद यूनाइटेड लीड करते नजर आते हैं। अभी तक जितने मैच भी खेले हैं उन्होंने, उसमें उन्होंने कामयाबियां हासिल की हैं, और शायद यही वजह है कि कॉन्फ्रेंस पहले पे इस्लामाबाद है, दूसरे पे लाहौर है। इतना फिलवक्त काफी है, मतलब जो लोग कर रहे हैं, तो ये जबरदस्त बात है कि कामयाबियां मुसलसल इस्लामाबाद के हिस्से में आ रही हैं, और एक अच्छी कमिटमेंट के साथ। और मुसलसल जितने भी मैचेस हुए हैं 200+ रन इस्लामाबाद यूनाइटेड ने बनाए ऑलमोस्ट सभी मैचेस। जैसे इस्लामाबाद यूनाइटेड एंड लाहौर कलंदर्स के दरमियान फाइनल अगर खेला जाता है, क्या ही बात होगी, जबरदस्त। मैं तो कहती हूँ यहाँ पे हमें दुआ करें इनके दरमियान ही खेला जाए। उसकी वजह यह है कि कराची में क्राउड बहुत कम आ रहा है, तो हाँ, अच्छा है, ये तो है। यहाँ पे हम भी जा सकते हैं। बहरहाल जी, कराची की आपने क्योंकि बात छेड़, तो कराची किंग्स का तस्करा भी कर लेते हैं। PSL में कराची किंग्स की टीम मैच में बेहतर कारकर्दगी दिखाने पर जेम्स वेंस को इनाम में पता क्या दिया गया? जस्ट इमेजिन क्या दिया गया होगा यार। उनको दिया गया होगा मोबाइल फोन नहीं, उनको एक हेयर ड्रायर दिया गया। एक हेयर ड्रायर उनको दिया गया तोहफे में। उसमें इनिंग के अंदर ना ये नहीं परफॉर्म करना यार। हो सकता है किसी बड़े जबरदस्त जो हेयर ड्रायर ब्रांड है उसकी कोई मार्केटिंग कैंपेन भी तो हो सकती है ना। ये अब तो हर चीज के अंदर हमें लगता है यार ये मार्केटिंग कैंपेन ना। उस दिन टेस्ला तोड़ रहे थे, एक जानिब हमें लगा यार लोग इसके ऊपर एतराज कर रहे हैं कि टेस्ला तोड़ रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब ये भी लग रहा था कि हो सकता है इसलिए तोड़ रहे हो कि देखें कितनी मजबूत गाड़ी है, टूटती नहीं है, और ये एक मार्केटिंग कैंपेन हो। यू नेवर नो, दुनिया जिस किस्म की मार्केटिंग कैंपेन नेवर नो। लेकिन अगर आप सच में अब ठीक है, मैं ठीक हूं, लेकिन को खिराज तहसीन मुझे फिर भी हंसी आ रही है। जेम्स विंस, आई कैन फील यू, आई कैन फील जो आप फील कर रहे होंगे ना। अगर जेम्स विंस एक खातून होते और उनको हेयर ड्रायर दिया जाता तो आई थिंक ही कुड बी मोर हैप्पी। अगर मैंने सेंचुरी स्कोर की होती और मुझे हेयर ड्रायर मिलता ना, मैं कहती मैंने खेलना ही नहीं है, मैं नहीं खेलना, अगली मैं नहीं खेलती। हाँ, मेरी कट्टी जो है ना वो हो जाएगी। अच्छा जी, आगे बढ़ जाते हैं। और अगेन हमने जो जिससे आगाज किया था अपने शो का, जिस बात से यालाबारी जो हुई थी रावलपिंडी इस्लामाबाद में, उसकी जरा बात कर लेते हैं। और हमारे साथ कौन है इस बारे में बात करें? हमारे साथ अंजुम साहब हैं जी, मौजूद हैं। अंजुम साहब मौजूद हैं जी। अंजुम नज़ीर ज़ैगम साहब हमारे साथ हैं, महकमा मौसमियात के डिप्टी डायरेक्टर हैं। उनसे ज़रा बात करते हैं। अंजुम साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ हमें सबसे पहले तो कल की मौसम की सूरत हाल के हवाले से हमें बताइए। ये जो सूरत हाल थी ये अनयूजुअल थी, क्या इसको पहले प्रेडिक्ट किया गया था, और इतनी शदीद सूरत हाल क्यों बनी, हुआ क्या ये? जी बहुत शुक्रिया। कल का वेदर जी ऑलरेडी फोरकास्टेड था। 16 तारीख से जो आने वाला मगरिबी हवाओं का सिलसिला था, इसका 14 तारीख को बता दिया गया था, और इस दौरान ये भी बता दिया था कि खित्ते पोटोहार के अक्सर इलाकों में ज़ालाबारी या हेल स्टॉर्म हो सकता है। और कल जो इवेंट हुआ उसकी जो बेसिक वजह ये थी कि एटमॉस्फेयर में जो टेम्परेचर कंट्रास्ट था वो बहुत ज़्यादा था।
कल इस्लामाबाद का मैक्सिमम टेम्परेचर 36 डिग्री सेंटीग्रेड था, और जब मगरिबी हवाओं के सिलसिले मुल्क को मुतासिर करते हैं तो अपर एटमॉस्फेयर में हवा बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, और जब ये सिलसिला किसी इलाके में मुतासिर करता है तो ये हवा ज़मीन की तरफ ड्रैग करती है और उसमें कूलिंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो जब कंट्रास्ट ऑफ टेम्परेचर होता है तो इस किस्म के हेल डेवलप होते हैं, क्योंकि कंट्रास्ट बहुत ज्यादा था इसीलिए इनका साइज बहुत बड़ा था। तो अंजुम साहब, कल जो हुई है ये यालाबारी या हेल स्टॉर्म, ये एक्सपेक्टेड था या इसकी पहले फोरकास्ट की गई थी कि ये हो सकता है? क्योंकि हम आपसे बात कर ही रहे होते हैं, आई डोंट रिमेम्बर कि इस बारे में हमने बात की हो, बारिश की बात हुई थी। जी बिल्कुल, ये बात मैंने बताई थी कि ज़ालाबारी हो सकती है, खित्ता पोटोहार में ज़ालाबारी हो सकती है, इस्लामाबाद भी जी आपने कहा था, बिल्कुल कहा था। अच्छा, दूसरी बात ये मैं आपको बात बताता चलूं कि जो इलाके मारगिला के करीब थे जैसे सैदपुर या सेक्टर ई, वहां पर इनका साइज बड़ा था, और जैसे जैसे आप पिंडी की तरफ जा रहे थे तो कई इलाकों में तो हेल नहीं हुआ, और जहां हुआ वहां पे साइज बहुत छोटा था। अगर 0 पॉइंट की बात करते हैं वहां साइज छोटा था, और आप पिंडी की तरफ जाते हैं तो वहां पे ज़ालाबारी नहीं हुई। और मजे की बात मैं आपको ये बता दूं कि इस्लामाबाद में ऑन एवरेज 10 से 13 मिलीमीटर बारिश हुई है, यानी कि बारिश खास नहीं थी, ताहम हवाएं बहुत ज्यादा तेज थी। 63 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से इस्लामाबाद में हवा रिकॉर्ड की गई, जबकि अगर हम लाहौर में बात करें तो लाहौर में आंधी ज्यादा आई, तकरीबन 90 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं रिकॉर्ड की गई, और वहां पे सिर्फ बूंदाबांदी हुई। ठीक है, मतलब ये हेल फिनोमेनन दोबारा बताइए, मैं चाहता हूं देखने वालों के लिए इसके साइज के बड़े होने की क्या वजह है? अमूमी तौर पे हमने इससे पहले ओले हम देखते रहे हैं, बचपन से देखते आ रहे हैं, इतने बड़े साइज के ओले कम से कम मैंने तो ऑब्जर्व नहीं किए, तो किस वजह से इसका साइज बड़ा हो जाता है? क्या वेदर कंडीशन होती है? देखें जी, ये एक बादल होता है जिसको हम क्लोमोनिम्बस क्लाउड कहते हैं, और हरफे में सीबी क्लाउड कहते हैं, जिसमें गरज चमक होती है। तो आप याद रखिएगा, जब भी आपको स्काई में गरज चमक के बादल नजर आते हैं तो उसमें हेल लाजमी होता है। ये अब डिपेंड करता है कि उसका उस दौरान बादल के अंदर साइज क्या था। जब आप देखते हैं कि गरज चमक के बादलों के साथ जब बारिश होती है तो आपको बारिश का कतरा बहुत बड़ा जमीन पर नजर आता है, तो जब वो बादल में था तो वो हेल था, लेकिन फ्रिक्शन के साथ और टेम्परेचर कंट्रास्ट के साथ जब वो नीचे आता है तो वो बारिश के कतरे में तब्दील हो जाता है। तो ये बादल जो होते हैं, इसके एक सेल की लाइफ जो है वो 25 से 45 मिनट होती है, जिसमें ये डेवलप होता है, मैच्योर होता है, अपना असर दिखाता है और डिसिमिनेट हो जाता है। तो ये फिनोमेना जो है, जब कंट्रास्ट टेम्परेचर का बहुत ज्यादा होता है, यानी कि अपर एटमॉस्फेयर में आप कह लें 4000-5000 फीट पे या इससे कम पे टेम्परेचर माइनस या फ्रीजिंग लेवल -20 पे होता है, और सरफेस पे टेम्परेचर जैसे कल इस्लामाबाद में 36 था, तो इतने के बीच में जब इतना ज्यादा टेम्परेचर का फर्क आता है तो जो हवाएं जमीन से उठती हैं और ऊपर बादलों में जाती हैं वो वहां पर सर्कुलेट करती हैं। तो ये अंजुम साहब, ये पहली मर्तबा हो रहा है, ये जो आप फर्क बता रहे हैं, टेम्परेचर का फर्क बता रहे हैं, ये पहली मर्तबा हो रहा है, स्पेशली अगर हम रावलपिंडी इस्लामाबाद की बात करें? और थोड़ा फोरकास्ट भी बता दीजिए अगले एक हफ्ते तक कैसा रहेगा, क्या मजीद तैयार रहें हम इस तरह की सूरत हाल के लिए दोबारा? लेकिन जी, हम इस वक्त ट्रांजिशन फेज ये होता है कि हम सर्दियों से गर्मियों की तरफ जा रहे हैं। तो जब ट्रांजिशन फेज होता है दो मौसमों के दरमियान में, तो उस सूरत में इस किस्म की सिचुएशन डेवलप होती है, और ये आने वाले टाइम में भी होती ही रहेगी, तकरीबन मई और जून के आगाज तक, कि अगर इंटेंस हीटिंग होती है और उसके बाद कोई बारिश बरसाने वाला सिलसिला इन इलाकों को मुतासिर करता है, तो उसमें शदीद आंधी, गरज चमक और ज़ालाबारी के साथ बारिश हो सकती है। ये तीनों ही चीज़ें जो हैं ये हमारी फसलों के लिए नुकसानदेह हैं, आंधी, यालाबारी, और उसके साथ साथ आपने हम जो जिक्र करें जिस वेदर कंडीशन का, तो कल किन किन इलाकों में ख़तरनाक हद तक इसने कहीं मुतासिर किया, कहीं फसलें हमारी मुतासिर हुई इससे या आगे हो सकती हैं, ऐसा कुछ दोबारा हो तो? देखिए जी, कल खित्ता पोटोहार में जैसे मैंने आपको बताया कि मेनली जो हमारा हेल इवेंट हुआ है ये इस्लामाबाद सिटी में हुआ है। आसपास के इलाकों से बारिश की इतलात हैं, आंधी की इतलात हैं, तम हेल की इतलात नहीं हैं। इसी तरह जब केपीके के इलाके हैं जो खैबर एजेंसी या एक्स फाटा के रीजन है, यहाँ पर एक अच्छी बारिश हुई, कुछ इलाकों में जो है नदी नालों में जो है वो आपका लोकल फ्लडिंग आप कह सकते हैं, नदी नालों में वो नजर आई हमें। ताहम आने वाले दिनों में आप ये कह सकते हैं कि इस्लामाबाद में आज दिन गर्म रहेगा, ताहम शाम के औकात में बादल आ सकते हैं, कुछ हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। कल के इवेंट ने मैक्सिमम एनर्जी जो है एटमॉस्फेयर में से रिलीज कर दी हुई है। ताहम
कुछ खबरें तो नहीं थी कल, ऐसा चैनल पे तो नहीं देखा मैंने, लेकिन कुछ फिर बारिश हो सकती है। कुछ फुटेजेस ऐसी थी जिसमें अपने आसमानी बिजली गिरने के भी कुछ मनाजिर देखे। अब आई एम नॉट श्योर, सोशल मीडिया पे ट्रस्ट करना भी मुश्किल होता है कि ये नई फुटेज है पुरानी। क्या कोई वाकयात पेश आए ऐसे और आ सकते हैं? जी, इस्लामाबाद में DHA जो आपका हुमक की साइड है, वहां पर एक जगह पर जो है वो बिजली गिरने की फुटेज आई, जो कि मैंने भी शेयर की और बावसूख जराए से मुझे मिली थी। तो यस, ये एक इवेंट हुआ लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ। ठीक है। अच्छा अंजुम साहब, ये जो हम अक्सर बात कर रहे होते हैं क्लाइमेट चेंज के बारे में, तो हम क्या समझे कल का ये जो इवेंट हुआ है ये क्लाइमेट चेंज की वजह से हो सकता है या उसकी वजह से हुआ है, ये उसके असरात हैं? लेकिन जी, जैसा कि एक फोरकास्ट थी हमारी के आने वाले दिनों में, यानी कि अप्रैल मई जून में जो हमारे दर्जा हरारत हैं वो मामूल से ज़्यादा रहेंगे, ये फोरकास्ट पहले से बता दी गई थी। तो ये उसी का ही शाखसाना है कि जब आपके टेम्परेचर जो हैं इस्लामाबाद में, आप देखें कि आपको मार्च के महीने से ही थोड़ा दिन के औकात में गर्मी फील होना शुरू होगी। अब अप्रैल है, अप्रैल में इस्लामाबाद का टेम्परेचर 36 तक चला गया है, जो कि मामूल से ज़्यादा है। तो इस किस्म की जो हीटिंग है, ये आप कह सकते हैं ये क्लाइमेट चेंज का शाखसाना है। आपकी हमारी गर्मियाँ प्रोलॉन्ग हो रही हैं, तो जब हीटिंग ज़्यादा होगी, अच्छा, वन मोर क्वेश्चन, वेदर इवेंट होंगे वो भी विगरस होंगे। वन मोर क्वेश्चन, उन ओलों जिनका हम तस्करा कर रहे हैं, वो जो मशरूम शक्ल के ओले थे, मैंने उन्हें प्याज से क्या कहना चाहिए, प्याज जैसे लगते थे, जितना प्याज होता है इसकी शक्ल होती है। लेकिन इससे पहले मैंने फिर ओबियसली जाके यूट्यूब पे कुछ वीडियोस में देख रहा था, चाइना के अंदर या दीगर जगहों के अंदर इनकी शक्लें भी मुख्तलिफ होती हैं। इसका ताल्लुक भी हवा के दबाव से है, वो एक जो स्पेशल शेप बन जाती है इस ओले की और वो इतना बड़ा हो जाता है, उसका ताल्लुक किस चीज़ से है? इज इट नेचुरल, किसी शेप का भी हो सकता है? जी, ये बिल्कुल इसकी डिफरेंट शेप्स होती हैं और ये डिपेंड करता है कि हवा के सर्कुलेशन साइकिल्स कितने ज़्यादा बन रहे हैं उस क्लाउड के अंदर। जितनी ज़्यादा सर्कुलेशन क्लाउड के अंदर स्ट्रॉन्ग होगी हवा की, उतना हेल का साइज बड़ा होता चला जाएगा। अच्छा, ठीक है। राइट ज़ैन साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल द फोरकास्ट एंड एनालिसिस जो आपने हमारे सामने रखा है। थोड़ी सी खतरनाक बात यह है कि आगे भी जाके ये दोबारा से सिचुएशन बन सकती है। तो अब मैं तो ये सोच रहा हूँ कि गाड़ियों को बंदा क्या करे, मतलब गाड़ियाँ तो एक्सपोज ही होती हैं। लेकिन महफूज रहे, हम यही कह सकते हैं महफूज रहे, और गाड़ियाँ अगर आप अंदर करके अपने गैराज के अंदर खड़ी कर सकते हैं। आधी डैमेज होगी आयशा, गैराज के अंदर लोगों की गाड़ियाँ जो खड़ी थी, उनकी जो बैक साइड्स थी या फ्रंट साइड जो भी बाहर थी, ये जमीन का, क्लाइमेट चेंज का, क्लाइमेट का बुरा हाल करने और इसमें एक और फैक्टर भी है, मुझे चलते चलते मैं बात करता जाऊं, कल हमें अपनी पाकिस्तानी गाड़ियों की क्वालिटी का भी पता चला कि आप 7-8 मिलियन के अंदर किस टाइप की फजूल क्वालिटी की गाड़ियां बेच रहे हैं। लिटरली गाड़ियों के अंदर ओले चले गए, उनकी जो लोहे की वो जो चादर होती है, जो तय होती है, उसको फाड़ के शीशे का टूटना या विंड स्क्रीन का टूटना या सनरूफ का टूटना समझ में आता है। लिटरली गाड़ियों की बॉडी के अंदर इस तरीके से ओलों का जाना, इससे पता लगता है कि कितनी फजूल क्वालिटी की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है हमारी गाड़ी। ये जो फुटेजेस हम चला रहे हैं, ये दुनिया भर की फुटेजेस जब हम देख रहे होते तो हमें लगता था कि मूवी सीन लग रहा है। ये कल हम सब ने खुद इस्लामाबाद और कराची जो रावलपिंडी वाले उन्होंने खुद से विटनेस किया है, और उसके बाद ऐसा लग रहा था कि आसमान से ना पत्थर बरस रहे हैं। तो महफूज रहिए, दुआ भी कीजिए कि अल्लाह ताला रहम करे हम सबके ऊपर, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और क्लाइमेट चेंज के लिए कोशिश करते रहें कि जितना अपना हिस्सा डाल सकते हैं ना वो डालते रहें। जी आगे बढ़ जाते हैं हम, आगे अब सियासी ओलों की बात करते हैं जो सर मुड़ाते ही हमें अक्सर पड़ जाते हैं, सर मुड़ाते ही ओले पड़े। आपको याद है, कहावत भी है। खैर, सियासी मंजरनामा कुछ आपके सामने रखते हैं, कुछ आम सवालात हैं। इस वक्त ये सियासी मंजरनामा आम सवालात की लपेट में है। कहीं महंगाई का शोर है, वी ऑल नो, हम सब इसका शिकार है। कहीं आईनी तहफ़्फ़ुज़ात का जिक्र है, कहीं पानी की तकसीम का मसला है। इस वक्त हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो खलीज है वो पहले भी बहुत ज़्यादा थी, मुसलसल बढ़ ही रही है, तनाव बढ़ रहा है। जो हुकूमती इत्तेहाद है उसके अंदर भी मसाइल हैं, इस पर भी हम बात करते रहते हैं। अब मौलाना फजलुर रहमान साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ने एक नई बहस शुरू कर दी है। वैसे कल तहरीक इंसाफ गौहर साहब का, मैं बैरिस्टर गौहर साहब का मैं एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था, उन्होंने ये कहा कि हम एक ग्रैंड अलायंस बनाएंगे और सामने आएंगे। हमारी गुफ्तगू जा रही है वही 2-3 महीने से जो बनाएंगे, लेकिन दूसरी जाने मौलाना साहब ने कल कोई नया पिंडोरा बॉक्स उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और ये उन्होंने जो बात की ना कि अफगान शहरियों को वापस भेजने की पॉलिसी से वो मुत्तफिक नहीं है। वो कहते हैं कि अफगानिस्तान से हमें दरअसल नाराजगी कुछ और है और उसका गुस्सा अफगान मुहाजिरीन पर निकाला जा रहा है। नाउ द क्वेश्चन इज कि क्या इस पॉलिसी से वाकई में JUI और मौलाना फजलुर रहमान मुत्तफिक नहीं है, और क्या उसके ऊपर भी कोई एहतजाज रखते हैं, और कहा क्या उन्होंने मौलाना ने, पहले वो सुन लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं मजीद। अफगान महाजरीन की जबरी इनखिला एक जज्बाती किस्म का फैसला। अफगानिस्तान से हम नाराज हुए किसी और वजह से, हम जोर निकाल रहे हैं उसका महाजरीन से। सूबे के वसाइल पर वफाक एक तरफा कब्जा करने की कोशिश कर रहा है।
18वीं तरमीम में किसी किस्म की तब्दीली या सूबों के इख्तियारात में किसी किस्म की तब्दीली और रद्द-बदल, इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हो। किसी किस्म का ऐसा बिल सूबाई असम्बली से कि जो हमारे सूबे के इख्तियारात पर ज़द पड़ती हो, हमारे लिए काबिल कबूल नहीं होगी। अगर ये होश के नाखुन नहीं लेते तो फिर हमें अवाम में जाना होगा और अवाम बराह रास्त अपने हक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। मौलाना वंस अगेन थोड़ी सी हार्ड लाइन दे रही है, अगर ये होश के नाखुन नहीं लेते, ये से क्या मुराद है? अगर माइन एंड मिनरल्स के हवाले से बिल की मुखालफत करें तो दे नो कि इसके ऊपर तो ये तो एक स्टेट पॉलिसी है। महसूस हो रहा है कि ही इज गियरिंग अप फॉर समथिंग बिग। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। हमने फिर सोचा जो सबसे सीनियर मौलाना साहब के बाद वन ऑफ द मोस्ट सीनियर्स इन JUI, उनसे हम बात करें। हमारे साथ सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब हैं, कानूनदान भी हैं, सियासतदान भी हैं, उनसे ज़रा बात करते हैं और उनसे ये ज़रा अनफोल्ड करने की कोशिश करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका सेन साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। एक तो ये जो अफगान महाजरीन के हवाले से मौलाना की स्टेटमेंट है कि जी गुस्सा महाजरीन पे निकाला जा रहा है, वजह कुछ और है, क्या ये जो अफगान शहरियों को वापस भेजने का मामला है इससे बिल्कुल आप मुत्तफिक नहीं है या कोई दरमियानी रास्ता ढूंढ रहे हैं आप? क्या हकायक हैं? मौलाना दुरुस्त कह रहे हैं कि गुस्सा जो है ना वो गिरे कहीं और से हैं और गुस्सा किसी और पे निकालते हैं। वो बेचारे वो गरीब गुरबा जो कि 30-30 साल से यहाँ पे मुकीम है और जिनके बच्चे यहाँ पैदा हुए, जिनकी शादियाँ यहाँ पे हुई, जिनकी कब्रें यहाँ पे हैं, जिनके बड़ों की, तो और उनको भी इस तरह से कि पहले जो ना इतने साल तक जो है वो उनको मेज़बानी करो, उनको उनके ऊपर एक एहसान करो और वापस इस तरह से निकालो कि वो एहसान जो है ना उनको जो है वो वज़न नज़र आए। तो ये पॉलिसी जो है वो जमीयत उलमा इस्लाम की नहीं है कि इस रुसवाई के साथ जो है उनको वापस भिजवाया जाए। वो हमारे भाई हैं, मुसलमान भी हैं, मज़हब के हवाले से भी, ज़ुबान के हवाले से भी उनमें जो है ना मुश्तरकात मौजूद हैं और उनको इस तरह से भेजना, या तो पहले वो आए ना होते और उनको इस तरह से बचाया ना गया होता और फिर जब बचाया तो फिर इस तरह से निकाला ना जाता। और अगर कभी उनके जाने की वजह पैदा हो जाती है तो उसका एक तरीका कार है, उस तरीके को फॉलो किया जाता, इज़्ज़त से, एहतराम से, वक्त दे के इस तरह से होता है। ये इस तरह से नहीं होता कि बस निकलो, कल आपने निकलना है, कल आपने जाना है, उठाओ अपनी जो ना चादर वादर उठाओ इधर से और चलो शाबाश। कामरान साहब बिल्कुल ठीक आप बात करें कि बड़े जिस तरह से इज्जत से उनको रखा गया था उसी तरह से भेजा जाता तो ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन गवर्नमेंट जो है उसकी पॉलिसी है कि हम ऑलरेडी दिहाइयों से उनकी मेज़बानी कर रहे हैं, तो उनको पहले भी कहा गया था कि वो चले जाएं। खैर मैं अपने सवाल की तरफ आ जाती हूँ। अब हम क्या समझे, क्या मौलाना ये जो सिक्योरिटी सूरत हाल का उन्होंने जिक्र किया है, सवालात उठाए हैं, तनकीद का निशाना भी बनाया है, क्या JUI एहतजाज का इरादा रखती है स्पेशली सिक्योरिटी इश्यूज को लेकर? ऐसा है कि मौलाना साहब जब मैदान गर्म करने की बात करते हैं तो मैदान गर्म करना जो है उनका एक अपना तरीका कार है उसमें, और वो ये नहीं है कि वो बटन दबाएंगे तो लाइट आ जाएगी और बटन दबाएंगे तो लाइट चली जाएगी। वो बतदरीज जो है ना ये मामले को लेके उठाते हैं। आपने देखा तौसे वाला जलसा देख लिया JUI का, आपने कराची वाला जो है वो जलसा आपने देख लिया, लाहौर के लिए अनाउंस हो चुका, पेशावर के लिए अनाउंस हो रहा है। ये सारा कुछ जो है वो चीज़ों को उन्होंने अपने एक तरीके से उनको शेप अप करना शुरू कर दिया हुआ है। और उसमें अभी तो फ़लस्तीन का मामला है, फिर इसमें महंगाई भी शामिल होगी, उसमें बैड गवर्नेंस भी शामिल होगी, उसमें ये बदअमनी भी शामिल होगी और ये मामला आहिस्ता आहिस्ता आप अगले जो है कुछ हफ्तों में देखेंगे। सर वो उस ग्रैंड अलायंस का क्या बना जी? सुन रहे हैं मुसलसल खबरें आ रही हैं, ग्रैंड अलायंस बन रहा है, बनेगा, आएगा, छाएगा। क्या हुआ तेरा वादा? क्या हुआ तेरा, क्या हुआ जी उसका, किधर तक पहुंचा है वो? कोई नजर नहीं आ रहा कुछ। ईद से पहले कोई वो डेवलपमेंट्स नहीं थी PTI के पार्ट पे जो ईद के तीसरे दिन से शुरू हुई हैं। तीसरे दिन से जो है ना चीज़ें सामने आना शुरू हुई। अली अमीन की एक लंबी मुलाकात, सवाती साहब का कुरान शरीफ उठा के और कुरान शरीफ पढ़ के उसके बाद कुछ कहना, और वो अमेरिकन पाकिस्तानीज़ का जो है वो मुलाकातें, ये सब कुछ जो है वो शुकूक पैदा कर गया। और ये सब कुछ उस वक्त हुआ जब एक कंडीशन हमारे और PTI के दरमियान मौजूद थी और वो तयशुदा थी, उस पर हाँ भी किया जा चुका था। जब ये सब कुछ किया जा चुका था और उसके बाद ये डेवलपमेंट हुई है तो फिर हमने उसकी वजाहतें मांगी हैं। अब तक वजाहत मांग रहे हैं और ऑफिशियली मांग रहे हैं। अच्छा, वो वजाहत मौलाना साहब को कन्वे कर दी जाए। मौलाना साहब अगर दस्तयाब नहीं है तो फिर मैं खादिम बैठा हूँ, मुझे कन्वे कर दिया जाए, मैं मौलाना साहब तक पहुँचा दूँगा।
तो ये इस वजह से ईद से पहले और ईद से बाद में जो फ़र्क नज़र आ रहा है ठीक है। अच्छा कामरान साहब, पीटीआई और जेयूआई के दरमियान हमें पता है दूरियां थोड़ी कम हुई है, लेकिन सही मानों में कुर्बतें इतनी नहीं बढ़ी हैं कि अभी कोई अलायंस बन सके। कहा जा रहा है बार बार, जिसका हम भी जिक्र करते हैं अपने शो में, कि भाई अलायंस बनने जा रहा है, लेकिन बनेगा कब तक ये नहीं पता। क्या अब हम ये समझे कि दोनों जमातें मिलकर कोई एक बड़ा इत्तेहाद बनाकर और कोई एक तहरीक चला सकती हैं, स्पेशली इस गवर्नमेंट के खिलाफ? राब्ते बड़े हैं, काफ़ी बड़े हैं। एक तो ये कि तलखी उनके साथ हमारी ख़त्म हुई है। अब वो इस तरह से नहीं है कि हम एक दूसरे को जो है ना वो खुशगमी कहते हैं, खुशमगी कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, वो उस नज़रों से हम एक दूसरे को नहीं देखते। हम एक दूसरे के लिए जो है वो एहतराम रखते हैं, एक दूसरे को अच्छे अंदाज में ट्रीट करते हैं। मगर इसके बावजूद उन राब्ते बढ़ने के बावजूद भी जो है वो जो नई डेवलपमेंट ईद के बाद से इमीडिएटली बाद से शुरू हुई है, उसकी वजह से कुछ शकूक शुबात हैं। उसकी ऑफिशली हमको तरदीद या उसकी वजाहत या उसमें जो भी उनका एक मौक़िफ़ है पार्टी का, वो सोचा समझा मौक़िफ़ जो है ऑफिशियली कन्वे हो जाए ताकि हम अपना फैसला लेते हैं। लेकिन कामरान साहब, ये जेयूआई जो है माइंस एंड मिनरल्स बिल की मुखालफत क्यों कर रही है? क्यों मौलाना साहब कह रहे हैं कि वो ये ठीक नहीं है बिल? इसकी क्या वजह है? पहली बात ये है कि ये सूबों का सब्जेक्ट है या वफाक का सब्जेक्ट है। फिर अगर ये मेरा सब्जेक्ट है, मेरे सूबे का सब्जेक्ट है, खैबर पख्तूनख्वा का सब्जेक्ट है, बलूचिस्तान का सब्जेक्ट है, तो फिर वफाक उसमें क्या कानून बना के भिजवाएगा कि तुमने ये कपड़े पहनने हैं? मेरी अपनी मर्जी है कि मैं अपने कपड़े किस तरह के बनाता हूँ, किस रंग के बनाता हूँ, किस तरह के बनाता हूँ, खुले बनाता हूँ, तंग बनाता हूँ, ये मेरी मर्जी है। मोटे बनाता हूँ, पतले बनाता हूँ। फिर जब आप अपनी तरफ से कुछ भिजवा देते हैं और उसमें जो है ना वो वेगनेस छोड़ देते हैं, चीज़ों को मजहूल छोड़ देते हैं जिसको कल यूज़ कर सकें, और फिर उसमें अपने अफसरों का जो है ना वो आप उनका किरदार मुतय्यन कर देते हैं, तो शकूक तो पैदा होंगे। तो इन चीज़ों की वजाहत भी ज़रूरी है। हर चीज़ जो है वो इस तरह से होनी चाहिए जो दस्तूर की मंशा है। जहाँ दस्तूर की मंशा के खिलाफ जो है आप कानून साजी करेंगे, आप मेरे घर में कल मौलाना ने इस बात पे भी स्ट्रेस किया कि 18वीं तरमीम 18th अमेंडमेंट के मुतसादिम कोई कानून साजी नहीं होनी चाहिए, कोई कानून नहीं बनना चाहिए। कोई खदशात हैं आपके? कोई ऐसा लग रहा है आपको या खबर है कि कोई ऐसी कानून साजी होने जा रही है? देखिए, बहुत सारी कानून साजियाँ जो है वो गवर्नमेंट करती है, जिसमें 18वीं अमेंडमेंट जो थी वो इस हवाले से थी कि उसमें सूबों के हक को जो है किसी हद तक तस्लीम किया गया था, बावजूद इसके कि इसमें अब मज़ीद आगे बढ़ने की ज़रूरत थी। 18वीं तरमीम को भी अब मुद्दत गुजर गई, अब इससे आगे बढ़ें, अब इससे ज़्यादा जो ना राइट्स दें सूबों को। अब आने बहाने जो है आप वो सूबों को जो हक दिए गए हैं, अगर आप उस पर कदगन लगाते हैं, अगर आप उसका रास्ता रोकने की कोशिश करते हैं, या आप मेरी चादर, मेरा रुमाल जो है वो लेने की कोशिश करते हैं मेला सजा के, तो उस मामले को अपोज किया जाएगा। उसकी जो सबसे बड़ी यानी कामरान साहब आप ही कह रहे हैं कि जेयूआई ये समझते हैं कि ये जो माइंस एंड मिनरल बिल है ये बेसिकली 18वीं तरमीम के मुतसादिम हो सकता है, इसलिए मुखालफत भी की जा रही है। इन द एंड गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा क्लेम कर रही है और काफ़ी मौशी अशारिये जो हैं वो भी हमें नज़र आ रहे हैं कि मईशत बेहतरी की तरफ जा रही है। जेयूआई को क्या लगता है, या जेयूआई का क्या मौक़िफ़ है? क्या वाकई में हुकूमत दुरुस्त समत में जा रही है इस वक्त? कर्जा लेके आपके अगर पर्स में, आपके वॉलेट में आज अभी 1000 रुपये हैं और आप 10,000 रुपये कर्जा लें और कहें कि मेरी जेब में 11,000 रुपये हो गए हैं और ये आपके माशी इशारिये जो है वो मस्बत हो गए हैं, तो यकीनन मस्बत हो गए हैं, मगर उसमें आपकी जेब में जो पड़े हुए 11,000 हैं उसमें 10,000 तो वही कर्जे के हैं। तो कर्जे हिसाब करें कि कर्जे कितने लिए। अगर कर्जे कम हो गए हैं फिर तो यकीनन जो है ना चीज़ें मस्बत हैं, और अगर कर्जे जो है ना वो कम नहीं हुए, रोल बैक हुए हैं, मज़ीद लिए गए हैं, और उसके बाद आप इसको हर चीज़ को जो है ना रावी चैन लिख रहा है, तो फिर वो रावी चैन जो है वो गलत तौर पे लिख रहा है। आपने कर्ज लिया है, आपने उसको वापस करना है, आपके ऊपर जो है ना वो डेट्स बढ़ गए हैं या रोल ओवर हुए हैं,
वो गलत है, उससे ठीक है। आप कह रहे हैं कि ये महज ऑप्टिक्स हैं और अभी तक ठीक नहीं हो रही मईशत, उस तरीके से आपका कहना है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच कामरान साहब, आपने अपना वक्त दिया हमें और इस आम मामले पे बात की। आई होप नाजरीन कुछ ना कुछ एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे कि इस वक्त JUI क्या सोच रही है या फिर जो अपोजिशन अलायंस है वो किस जानिब जा रहा है। इस पर हम बात करते रहेंगे। कल एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई पंजाब के अंदर। इंपॉर्टेंट किस सेंस में है, क्योंकि उसका ताल्लुक जिस सब्जेक्ट से है वो सब्जेक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम ज़रूर तनकीद करते हैं बहुत सी हुकूमती पॉलिसीज़ को, कुछ लोग तो वैसे ही अपना फ़र्ज समझते हैं हर पॉलिसी को तनकीद करना, लेकिन हमने कल कम से कम ये डेवलपमेंट जब देखी, हमारे शो के बीच में आपने देखा होगा मरियम नवाज साहिबा CM पंजाब वो एक माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ फोर्स की बुनियाद रख रही थी, उनके सामने एक परेड चल रही थी। इंप्रेसिव लगी हमें ये एक्टिविटी, लेकिन हमने कहा कि इसका मैंडेट डिस्कस होना चाहिए आयशा, कि ये क्यों बन रही है। कहीं वैसे ही जहाँ पे एक जानिब हम खर्चे कम करने की बात करें, कहीं नई मिनिस्ट्री नया हेड बना के पैसे डंप तो नहीं हो रहे, इसके मैंडेट पे बात करें, फायदे की बात करें और ये देखें कैसे काम करेगी। तो इस पर हमने एक मुफस्सल सेशन जब हम किसी भी नई फोर्स को इंटीग्रेट करते हैं ना अपने सिस्टम के अंदर, तो हमें फिर पुरानी फोर्सेस को भी देखना होता है कि क्या उन्होंने सही तरीके से काम किया, इसकी जरूरत भी थी या नहीं, इसकी जरूरत थी या नहीं थी, वही जो आप भी बात कर रहे थे। तो हमने सोचा कि इसके ऊपर हम बात करते हैं कि ये जो माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ फोर्स है ये किस तरह से काम करेगी और कौन कौन से शुबा ज़िंदगी जो है ना उनके अंदर इनका मैंडेट होगा, जहां पर जाकर अपनी अथॉरिटी को ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है सेक्रेटरी माहौलियात पंजाब राजा जहांगीर अनवर साहब, उनसे ज़रा इस बारे में बात करते हैं। राजा साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि आप इसके बारे में बता दीजिए, ये माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ फोर्स जो है क्या इसका मैंडेट होगा, इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए कि इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई। पहले तो बहुत शुक्रिया इमरान आपका, आयशा आपका, कि आपने बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक लिया अपने मॉर्निंग शो में। बेसिकली ये जो फोर्स है ये वन ऑफ इट्स काइंड है, आपने दुरुस्त कहा। लेकिन आप ये देखें जो जितना बड़ा एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज का इस वक्त चैलेंज है पूरी दुनिया को, और हम कोई ज़ाहिर दुनिया से बाहर नहीं है बल्कि हम तो बहुत ज्यादा उसमें अफेक्ट ही हैं, उसके लिए एक डेडिकेटेड फोर्स का होना बहुत जरूरी है और जरूरी था, जिसको हमने रियलाइज किया कि आपने अपने इन्फोर्समेंट भी करनी है। आपके कवानीन बने हुए हैं, आप सब जानते हैं कवानीन इस मुल्क में बहुत हैं, रेगुलेशंस हैं, आप अवेयरनेस देना चाहते हैं लोगों को, इन्फोर्स करना चाहते हैं वो लॉ, करेक्टिव मेजर्स देना चाहते हैं, उसके लिए हमारे पास किसी किस्म की डेडिकेटेड फोर्स नहीं थी। तो यहाँ ये बताता चलूँ, और बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पिछले कई दहाइयों से जब से हमने एनवायरनमेंट को समझना शुरू किया, ये मेरा पंजाब का एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है, जिसके तहत हमें जब ये रिलीज हुआ 97 में जाके कि जी ये भी एक होना चाहिए, एनवायरमेंटल इश्यूज पे काम करना चाहिए, उस वक्त ही गवर्नमेंट ने उस वक्त रियलाइज किया और कवानीन बने। लेकिन 1 रुपए की भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं हुई पिछले 25-30 साल से, 1 रुपए की भी इन्वेस्टमेंट नहीं हुई। यहाँ पे गाड़ियां दी गई, मोटर बाइक्स दिए गए। आई कैन शेयर द पिक्चर जो बिफोर एंड नाउ वाली, और यकीन करें कि यहाँ पे लोगों के पास ये आजकल IT का दौर है, लोगों के पास आजकल ये कोई कनेक्टिविटी का इशू था यहाँ पे, ना कोई यहाँ पे गाड़ियां थी, ना लॉजिस्टिक्स थी, ना इक्विपमेंट था। तो गॉट इट राइट साहब, वो बिल्कुल लूप होल्स तो थे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा हमारे देखने वालों को, व्यूवर्स को, खास तौर पे जो सारी बातें पंजाब से इसका ताल्लुक है, ये कैसे काम करेगी। हमारे पास इन्फोर्समेंट के लिए फोर्स तो पहले भी मौजूद थी एज यू सेड, लेकिन ये कैसे काम करेगी और ये कैसे मुख्तलिफ होगी, इस हवाले से थोड़ा सा बताइए हमें। नहीं इमरान, में थोड़ा क्लैरिफाई करता हूँ। पहले हमारे पास इन्फोर्समेंट का कोई इस तरह का मैकेनिज्म ऑर्गेनाइजेशनल या इंस्टीट्यूशनलाइज मैकेनिज्म नहीं था। लेकिन ये काम कैसे करेगी मैं आपको अर्ज कर देता हूँ। यहाँ पे इसको हमने डिफरेंट स्क्वाड्स में स्प्लिट किया है। जैसे वाटर कंजर्वेशन का आजकल इशू है, बहुत गुफ्तगू होती है उस पर, और हमारे लोग पानी का इस्तेमाल भी जिस तरह बेदरगी से करते हैं और जिस तरह ज़ाया करते हैं हम लोग, अब उसकी इन्फोर्समेंट के लिए हमारे पास कानून मौजूद है। हमने कमर्शियल और वॉश को बंद कर दिया कि जी नहीं, रिसाइकल वाटर के बगैर नहीं इस्तेमाल कर सकते। हमने घरों में पाबंदी लगाई कि घरों में गाड़ियों को पानी धोने के लिए इस्तेमाल करें। हमने गार्डन्स में इस तरह बेदरेक पानी ना लगाएं। फार्मर्स को कहा कि फ्लड इरिगेशन के बजाय ड्रिप इरिगेशन पे जाएं। तो ये सारी चीजें जो गुफ्तगू से नहीं होंगी, ये आपको पता, मुझे पता है, इसके लिए इन्फोर्समेंट चाहिए होती है, इसके लिए लोगों तक पहुंचना होता है, एक डेटरेंट क्रिएट करनी होती है। वो डेटरेंट क्रिएशन के लिए ये तो एक हिस्सा मैं बता रहा हूँ। आपके इल्म में है कि इंडस्ट्रियल एमिशन, ये जो स्मोक का 7 साल हम 4 माह भुगतते हैं पंजाब में, ये सारा जो है इसमें बिल्कुल ठीक है। और ये जो आप बात कर रहे हैं ना राजा साहब, ये बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। इसके लिए कुछ डेफिनेटली करना पड़ेगा। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं
कि ना जो ऑलरेडी फोर्सेस हैं हमारे पास उन्हीं को ही ये दिया जा सकता था इख्तियार कि अगर आप कहीं पर देखें कि पानी ज़ाया हो रहा है तो आप जाकर उनको रोक सकते हैं, या इसके अलावा जो भी मैंडेट इस फोर्स को दिया गया है, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ फोर्स को, इसमें कोई शक नहीं है कि आपकी नीयत अच्छी होगी, लेकिन इसको मैनेज किया जा सकता था ऑलरेडी जो फोर्सेस मौजूद हैं उनके साथ। आपको लगता है ऐसा? नहीं, मैं बिल्कुल इसको मुझे तो किसी ने आज तक ये नहीं कहा, लेकिन उसमें मैं अर्ज कर दूं आपके सामने है कि ये एनवायरनमेंट एक स्पेशलाइज काम है। ये अगर आप समझती हैं कि एक पुलिस का यूनिफॉर्म ऑफिशियल जो है वो लोगों के इश्यूज को समझता है। मैं जिस फोर्स की बात कर रहा हूँ इसमें लोग एमफिल हैं, इसमें एमएससी एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में लोग हैं, एनवायरमेंटल साइंसेज के क्वालिफाइड लोग हैं, इनकी स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग है, इनकी अंडरस्टैंडिंग है इश्यूज पे। ये तो ऐसे ही है कि अखबार बेचने वाला जो हॉकर है उसको हम एंकर बना दें, ऐसे होता नहीं है। बुनियादी तौर पे इशू ये है कि हमारा ये सब्जेक्ट कितना की इम्पोर्टेंट है। आने वाले दिनों में आप पे पाबंदियां लगना शुरू हो जाएंगी। कुछ साल पहले जब लेबर, चाइल्ड लेबर की बात होती थी तो आपके कोटे जो एक्सपोर्ट के वो बंद हो गए, उन्होंने हमें कंप्लायंस करके दें। अब हम चुके एक तो हम अफेक्ट हो रहे हैं पूरी दुनिया की जो पोल्यूशन है उसकी वजह से, और दूसरा हमने उसको भी इन ऑर्डर करना है। ठीक है भाई साहब, इसके एक तो गॉट इट। अब एक पर्सनली इसके गोल्स आपके माइंड में क्या है इसको लेकर, उसके रिजल्ट्स कब तक सामने आएंगे? क्या इसका कोई अलग से डायरेक्टरेट होगा, कोई हेल्पलाइन होगी, मैकेनिज्म क्या होगा, ये फोर्स कैसे काम करेगी जिससे हमें इम्पैक्ट इसका होता हुआ नजर भी आए? अच्छा इमरान, एक तो हमने इनको जो इक्विपमेंट दिया है वो सारा इको फ्रेंडली है। अभी ये अगर आपने वो जो इमेजेस देखे होंगे वो इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं, जीरो एमिशन पे। चलिए अच्छा कि आपने बता दिया, मुझे थोड़ा कंसर्न हो रहा था कि माहौलियात की फोर्स को कई पेट्रोल बाइक्स तो नहीं देनी। ठीक है, बस ये मैं यही कह रहा हूँ ना जी, हमने कोशिश की है कि हम इसको पूरा थॉट थ्रू करके हमने इसकी प्लानिंग में देखें। इट टुक अस लाइक 8 months टू रेस सच अ फोर्स। और इसमें मैं आपको बता दूं कि मैंने जैसे कहा कि ये क्वालिफाइड लोग हैं, ये में 46% ख़वातीन है, क्योंकि हमें अंदाजा है कि एनवायरनमेंट हमें घरों तक अंदर जाना ये साहब न्यू इंडक्शंस हैं ये जो लोग इसके अंदर आपने फोर्स के अंदर लिए हैं, या डिफरेंट महकमों से, डिफरेंट फोर्सेस से जो लोग क्वालिफाई करते थे उनको लेकर आए हैं? इसके लिए क्या आपने फॉर्मेशन कैसे की इसकी, और इसकी जरा हमें वो भी बता दीजिएगा, वसाइल कितने, ह्यूमन रिसोर्स कितना है, वसाइल कितने हैं, वो भी अगर बता पाएं। जी। अच्छा इमरान, अभी हमने इसका जो पहला ये ट्रांच है ये 250 लोगों का है, और ये अल्हम्दुलिल्लाह ट्रांसपेरेंसी के साथ किया, मेरिट पे लोगों को किया। इसमें से अल्हम्दुलिल्लाह एक भी कंप्लेंट नहीं आई हमें कि जी मेरा था किसी और को रिक्रूट कर दिया गया। इसके लिए बड़ा ट्रांसपेरेंट एक स्क्रूटनी कमिटीज बनी, 3 लेवल की स्क्रूटनी कमिटीज बनी, इंटरव्यूज हुए इनकी, वो सारा कुछ हमने बड़ा ओपन रखा। और ये लोग वो हैं, फिर मैं दोबारा कर दूं कि ये सारे एनवायरमेंट इंजीनियर्स। अच्छा। चलिए ये बहुत अच्छी बात है कि बाकायदा ट्रेंड लोग इसके लिए रखे गए हैं। क्वेश्चन है, क्या मुख्तलिफ शहरों के अंदर इसकी ऑपरेट करने का एक अपना सिस्टम है या सेंट्रलाइज सिस्टम है जो लाहौर से ओवरसी करेगा इसको? जरा इस बारे में भी बता दीजिए। जी, इसमें ना 2 चीजें हैं। थैंक यू वेरी मच इमरान अगेन फॉर अ गुड क्वेश्चन। एक तो सेंट्रल कमांड है, जाहिर है इसके ऊपर हम उस पर कंप्रोमाइज नहीं कर सकते थे क्योंकि ये एक फोर्स है, इसको मैनेज करना, और ये बहुत डिजिटली कंट्रोल्ड होगी। ये हर बंदे का बॉडी कैम लगा हुआ है, एक बॉडी कैमरा लगा हुआ है। अगर वो आपसे बात कर रहा होगा तो हम यहाँ पे उसकी पूरी रिकॉर्डिंग आ रही होगी। हम इसको स्पॉट फ्री नहीं छोड़ सकते लाइक अदर फोर्सेज, कि कल को कोई एक्सेसेस हो, हाई हैंडेडनेस हो, या कोई इनकी तरफ से ज्यादती हो। इनको तो ये एक बड़ा अच्छा फैसला है। इन द एंड राय साहब ये बता दीजिए कि कोई टाइम फ्रेम रखा गया है कि कुछ माइंड में गोल्स रखे गए हैं कि भाई इतने टाइम के बाद हमें एटलीस्ट इतनी बेहतरी लेकर आनी है अपने माहौल के अंदर, इस सिलसिले में कुछ किया गया है काम? जी बिल्कुल जी आयशा, इसमें हमने टारगेट दिए हुए इनको, इनका पूरा एक केपीआई मौजूद है, इनकी डिप्लॉयमेंट प्लान मौजूद है, इनकी जो एरिया जिसमें स्क्वाड्स बनाए गए हैं, तो वाटर स्क्वाड नहीं है इसमें, व्हीकुलर स्क्वाड है, इंडस्ट्रियल स्क्वाड्स हैं, ये सारे के सारे लोगों के पास टारगेट्स होंगे, और हमारे पास सेंट्रल एक सिस्टम होगा, एमआईए सिस्टम है, उस पर ये रिपोर्ट हो रहा होगा, इनकी मूवमेंट भी। Sounds good, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। एंड आपके हवाले से तो मैं अक्सर कहाँ भी गए दास्तान छोड़ा है, अच्छा है, अल्लाह करे आपके होते हुए कुछ और बेहतरियां भी हों और माहौल में बेहतरियां भी नजर आए। थैंक यू वेरी मच फॉर प्रेशियस टाइम फॉर बीइंग विद अस। ये टास्क फोर्स को डिस्कस करना इसलिए जरूरी था क्योंकि इससे हमारा मुस्तकबिल वाबस्ता है। ये अच्छा काम करेगी, इसको अप्रिशिएट करेंगे, नहीं करेगी तनकीद करेंगे, लेकिन पहले तो इसको जानना जरूरी है ना काम करेगी। आई जस्ट होप कि ये सिर्फ ऑप्टिक्स के लिए ना हो या पॉलिटिकल गेन के लिए ना हो, एक्चुअल में काम करे। हमारे ये जो माहौलियात का मसले इस वक्त चल रहे हैं ना, क्योंकि पाकिस्तान बहुत ज्यादा अफेक्टेड है, सबसे वल्नरेबल कंट्रीज में से एक है पाकिस्तान। बस ये राजा जहांगीर अनवर साहब हमारे साथ मौजूद है। अब एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो और भी बहुत सारी खबरें जिस पर हमने बात करनी। स्टे विद अस।
ब्रेक के बाद एक मिनट फिर से आपको कहेंगे खुश आमदीद। आपको पता है ना कि ओवरसीज कन्वेंशन हुआ और गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा इस वक्त काम कर रही है कि ओवरसीज पाकिस्तानीज जो है ना हमारे जो दर्द दिल रखते हैं, जो चाहते हैं कि पाकिस्तान की मईशत तरक्की करे, उसको उन्होंने फोकस किया हुआ है और कोशिश करी है कि उनको फैसिलिटेट करे। और उनके जो मसले मसाइल हैं जो वो अक्सर बात कर रहे होते हैं ओवरसीज पाकिस्तानीज कि भाई हमारी ज़मीनों पर कब्जे हो जाते हैं, हमारे केसेस रिजॉल्व नहीं हो रहे होते, इस वजह से वो फिर दिल बर्दाश्त होकर ना यहाँ से अपना सारा कैपिटल लेकर जा भी रहे होते हैं। गवर्नमेंट ने कहा है ऐसा एफसी के साथ मिलकर भाई हम आपके सारे मसले हल करेंगे। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और उनका दर्द सर अपने दर्द दिल के जरिए हमने ठीक करने का फैसला किया है। सो इसीलिए हमने इस कन्वेंशन का इनेकाद किया। हमसे मुराद पाकिस्तान की हुकूमत ने, पाकिस्तान की रियासत ने इन सब लोगों को बहुत VIP वे के अंदर न सिर्फ यहाँ पे बुलाया बल्कि ट्रीट किया और बहुत अच्छे तरीके से इस कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। जो समंदर पार पाकिस्तानी के मसाइल हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने इन पर्टिकुलर कहा कि आप हमारे माथे का झूमर हैं, सर आंखों पे आपके सारे मसाइल हैं, हम हल करेंगे। लेकिन मैं यहाँ पे एक दुआ भी करना चाहता हूँ, सिर्फ हम तारीफों पुल ना बांधे, अल्लाह करे प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट बराए स्टेटमेंट ना हो, प्रैक्टिकली मसाइल हल हो, इनको एड्रेस किया जाए और मसाइल हल हो और उसके बाद सॉल्यूशन पाकिस्तानी यहाँ पर आए हैं ना वो बहुत होपफुल नजर आ रहे हैं। और उन्हीं में से एक आज हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज के अंदर, मंसूर शफीक साहब, जो बेसिकली इस कन्वेंशन करने के लिए आए हैं और यूके में ये होते हैं और बिजनेसमैन भी हैं। ही इज वेरी होपफुल, उनसे बात करते हैं। बिल्कुल मंसूर साहब, सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए और वक्त दिया। इस कन्वेंशन के बारे में बताइए, आपको बुलाया गया, एक्नॉलेज किया गया, बड़ा अच्छा प्रोटोकॉल दिया गया जिस तरह हमने ऑब्जर्व किया, हाउ इज द फील, कैसा लगा ये सब कुछ देख के, कैसा ऑब्जर्व? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चीफ, हमारे प्राइम मिनिस्टर सैयद कमर रजा साहब, एवरीबॉडी वर्क रियली हार्ड फॉर दैट। और जो उन्होंने रिसेप्शन दिया, इतना वार्म रिसेप्शन जो हमें दिया, ना सिर्फ रिसेप्शन दिया, हमारे प्रॉब्लम सुने, रिलीफ्स हमें दी गई हैं, एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दिया गया ओवरसीज को, इससे पहले मतलब हुआ नहीं है। ठीक है। अच्छा मंसूर साहब, इससे पहले भी कई मरतबा गवर्नमेंट, ये वाली गवर्नमेंट या इससे पहले वाली गवर्नमेंट भी ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए बात कर चुकी है कि हम उनको फैसिलिटेट करेंगे, उनकी ज़मीनों पर कब्जों का मामला होता है और उसके बाद उनके केसेस का मामला होता है, लेकिन हमें प्रैक्टिकली कुछ होता हुआ नज़र आता नहीं है क्योंकि ओवरसीज अक्सर जिक्र करते रहते हैं इस बारे में। इस मरतबा गवर्नमेंट आपको कितनी सीरियस लग रही है कि वाकई में आपके मसाइल, ओवरसीज पाकिस्तानीज के मसाइल हल होंगे? देखें, जो सबसे पहले तो प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना एक बहुत ज़रूरी टास्क है। तो करंट गवर्नमेंट ने क्या किया है कि उन्होंने दे हैव एम्प्लॉयड सैयद कमर रजा साहब, जो खुद लंदन से हैं। इसके अलावा जो दे हैव फेल्ट नीड टू अंडरस्टैंड दीज इश्यूज। अच्छा, तो वो जब प्रॉब्लम उन्हें एड्रेस किए गए तो देन दे फाउंड सॉल्यूशन। जैसे आप प्रॉब्लम्स का तस्करा कर रहे हैं, वैसे हमें मालूम है, लेकिन जस्ट टू रिमाइंड या देखने वालों के लिए, कौन सी ऐसी बड़ी प्रॉब्लम्स है दैट यू सी ओवरसीज पाकिस्तानी जिनको हल करना जरूरी है, जिन पे काम होना चाहिए? देखिए, एक तो जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा, लोगों को प्रॉपर्टी के ट्रांसफर, कब्जों का बहुत इशू होता है, दैट हैज़ बीन ऑलरेडी एड्रेस्ड। हमारे मीरपुर के जो लोग हैं, दे हैव बीन डिमांडिंग एन एयरपोर्ट बिकॉज उन्हें इनकन्वीनियंस होती है काफ़ी, एंड वेरी लार्ज ग्रुप फॉर पीपल हु ट्रेवल्स टू UK। तो एयरपोर्ट बनने से उनके काफ़ी मसाइल जो है वो हल हो जाते हैं। जो नई अदालतों का इन लोगों ने किया है कि 90 डेज़ के अंदर उनको एड्रेस किया जाएगा, को अपील भी होगी तो वो भी 15 डेज के अंदर उसे पाकिस्तानी को आना नहीं पड़ेगा। आप जाके अपनी एम्बेसीज में, क्योंकि उसके अंदर भी आपका बहुत खर्चा, वक्त का ज़िया भी होता है, पैसों का ज़िया भी होता है। फिर आई थिंक ये भी मुझे बताया गया कि जो हमारी CM है पंजाब, मरियम नवाज, she has took initiative के जो भी जो ट्रांसफर डीड्स हैं you can do electronically so you don't have to come to UK for that। अच्छा, इस वक्त जो सिचुएशन है पाकिस्तान के अंदर, इस वक्त तो नहीं, पिछले 2 साल से तकरीबन हम देख रहे हैं कि प्रॉपर्टी जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा गिरी हुई है और ओवरसीज़ कोशिश ये करते हैं कि अपना एक घर जो है ना वो पाकिस्तान के अंदर भी रखें, लेकिन इन सारे मसले मसाइल की वजह से, नुकसान की वजह से या कब्ज़ों की वजह से वो अपना कैपिटल यहाँ से मूव कर चुके हैं। आप ये ट्रस्ट डेफिसिट जो है इस वक्त गवर्नमेंट के ऊपर, या इस वक्त जो सिचुएशन है हमारी मईशत की, आपको लग रहा है कि गवर्नमेंट उसको फिलअप कर रही है या उसको कम करने की कोशिश कर रही है इस कन्वेंशन के थ्रू? देखें, एक तो ऑब्वियसली जो प्रॉपर्टी सेक्टर डाउन मल्टीपल रीजंस पे था। एक तो इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा हाई था, तो जो यहाँ के जो इन्वेस्टर थे दे वर putting their money in the bank, 23% इंटरेस्ट रेट था। पॉलिसी रेट ज्यादा होने की वजह से अब वो कम हुआ है तो they're pulling it out। अभी 11% पे हो गया। there is talk about it may come to 7%।
बहुत बड़ा फैक्टर है, ये बहुत बड़ा रोल प्ले ये चूंकि प्रॉपर्टी का वो कहते हैं ना बात चल निकली, अब देखें कहाँ तक पहुंचे। आप अपना भी अब प्रॉपर्टी के अंदर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स आप करें, बहुत सारे लोग डिफरेंट सोसाइटीज़ में या हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के अंदर या बिल्डिंग्स के अंदर अपने पैसे फंसा बैठे हैं, फाइल्स ले ली, अब वो ना तो प्रोजेक्ट बन रहा है ना वो पैसे निकल रहे हैं। इसके लिए किस किस्म की कानून साजी चाहिए, क्या सोल्यूशन है इसका कि उन लोगों बेचारों का कोई हल हो, या तो वो लोग डेवलपमेंट करें या लोगों के पैसे वापस करें, इसका क्या सोल्यूशन है? देखिए, एस्क्रो सिस्टम इज द सोल्यूशन। एस्क्रो सिस्टम जब इम्प्लीमेंट हो जाता है तो डेवलपर्स के पास पैसा जाता ही नहीं है। ठीक है, गवर्नमेंट के पास जाता। बैंक जो है एक सेपरेट अकाउंट क्रिएट करते हैं जिसके अंदर सारे पैसे जमा होते हैं। ठीक है, एंड दे रिलीज द फंड्स एज यू प्रोग्रेस एज अ डेवलपर। ओके, ठीक है, तो who monitors it? Who's the bank would monitor that. They would have their own surveyors or their professionals. So जैसे अगर आप एक हाई राइज बिल्डिंग बना रहे हैं, आप लोगों से पैसे ले लेते हैं, आपने प्रोजेक्ट का 50% बेच दिया, ठीक है, आपका 10 अरब का प्रोजेक्ट था, आपने पहले 3 महीने में 5 अरब इकट्ठे कर लिए। अभी अगर आपके पास पैसा पड़ा हुआ है, एक डेवलपर के पास पैसा पड़ा हुआ है और उसके 5-10 ऐसे प्रोजेक्ट थे, एंड इफ ही रन्स अवे तो क्या होगा? तो आप नैब में जाके खाली केस ऐसे भी होता है ना, वो दूसरे प्रोजेक्ट्स के अंदर पैसे लगाना शुरू कर देते हैं एक प्रोजेक्ट के, नया लॉन्च कर देते मसला होता हैं। हम कब आ रहे हैं इस सिस्टम के ऊपर, कब तक आ रहे हैं? देखिए, अभी जैसे अब बाकी लेजिस्लेशन है, इट विल टेक टाइम, बिकॉज जब गवर्नमेंट कभी भी लेजिस्लेशन करती है, इट्स नॉट एन इजी। राइट, ठीक है मंसूर साहब, यही सवाल के पहले भी इस तरह की बातें हुई, इस मर्तबा आप कितने, या आपके जितने भी हल्का इकबाल या डायस्पोरा है जितना भी, वो कितना होपफुल है इस कन्वेंशन के बाद? देखें, जब भी आप इनकरेज करते हैं, देखिए अभी हमें क्या लगा कि हम लोग जब यहाँ पे आए, मुझे मिला के जितने भी 74 या 76 कंट्रीज से लोग यहाँ पे आए, और ये बहुत शॉर्ट नोटिस था गवर्नमेंट का, ऑलमोस्ट लेस देन 10 डेज। अच्छा जी, और ये ईस्टर हॉलीडेज थे जिसमें लोगों ने टिकट डबल ट्रिपल प्राइस पे खरीदा और अपनी फैमिलीज के सारे प्लान्स छोड़ के यहाँ पे लोग आए हैं। एंड यू कैन सी हाउ सीरियस दे वर। एंड ये वही है जैसे कोई नाराज भाई को जब कोई कॉल करता है तो भागा हुआ आ जाता है, एक कॉल की देर होती है। बिल्कुल, तो वो इट वाज लाइक दैट, इट वाज लाइक अ फैमिली रीयूनियन। सब लोग बहुत खुश हैं, और अभी देखें कि इसके और ये भी कहा गया कि यार साहब इंशाल्लाह। अच्छा, जेवीज की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है और जॉइंट वेंचर्स बड़े इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए भी। ओवरसीज पाकिस्तानीज के हवाले से मैं पढ़ रहा था, कुछ प्रोजेक्ट्स का आप जिक्र कर रहे थे, थोड़ा सा हमें बताइए वो क्या प्रोजेक्ट्स हैं जिनसे उनको हेल्प मिलेगी, और फिर डोमेस्टिक हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो भी अच्छा होगा इन्वेस्टमेंट को लेकर। देखिए, मैं जितने भी मेरे प्रोजेक्ट्स होते हैं, इट हैज़ टू हैव अ सोशल कॉज। तो जो अभी ओवरसीज़ के भी जो इश्यूज़ हैं यहाँ पे, एक बहुत बड़ा इशू है कि जो बच्चों की कनेक्टिविटी विद पाकिस्तान, कि जितने भी लोग आते हैं वहाँ से, जितने भी लोग हॉलीडेज़ पे जाते हैं, दे वुड एक्सपेक्ट, स्पेशली बच्चे, वी गो एंड हैव अ स्विमिंग पूल दे, फिर जिम्स हों, उनके प्लेइंग एरियाज़ हों, सिक्योरिटी अच्छी हो। तो ये हमने करंट प्रोजेक्ट के अंदर इंटीग्रेट किया इसे, सब चीज़ों को। इन प्रोजेक्ट के साथ फिर हम कुछ और सोशल चीज़ें भी लिंक कर रहे हैं, जैसे इंक्यूबेटर्स हम लोगों ने बनाए हैं, जो आईटी के लड़के उसमें हम लोग ट्रेन कर रहे हैं, जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, ताकि वो आके, लड़के सिर्फ लड़के नहीं, बच्चे, स्टूडेंट्स, बच्चे कहूँगा, क्योंकि इसमें तो मेल फीमेल सभी शामिल हैं। देखिए, हमारी इक्वल अपॉर्चुनिटी है, लड़कियों की पॉपुलेशन पाकिस्तान में ज़्यादा है, ठीक, और वो हमारी बच्चियाँ, और इस वक्त बच्चियाँ ज़्यादा अच्छा कर रही हैं लड़कों से। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो हम लोग कर रहे हैं। इसके अलावा हम लोग एक अफोर्डेबल हाउसिंग जो है वो इंट्रोड्यूस करा रहे हैं पाकिस्तान में, 3 मरला का, 3-4 मरला, 2.5 मरला। अब देखिए, जिस तरह आपने जिसके अंदर सारी अमेनिटीज मौजूद होंगी, बल्कि एक अफोर्डेबल हाउसिंग का प्रोजेक्ट भी लेकर आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया मंसूर शफीक साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। मंसूर शफीक साहब जनाब हमारे साथ मौजूद थे, ओवरसीज पाकिस्तानीज को रिप्रेजेंट कर रहे थे कि वो बहुत ज़्यादा खुश भी हैं गवर्नमेंट की इस सीरियसनेस से जो इस वक्त वो दिखा रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर आनी चाहिए, एंड हमें भी मुझे लगता है कि खुश होना चाहिए। आई होप ये इम्प्लीमेंट भी हो इसी तरीके। असल में ये होता है कि इकोनॉमी के हवाले से रिजल्ट्स आने में वक्त लगता है, एकदम से नहीं होता, थोड़ा टाइम चाहिए होता है। तो अल्लाह करे अच्छे रिजल्ट्स आए। जारी बात है, पाकिस्तान में ही हमने रहना है, पाकिस्तान के लिए अच्छे रिजल्ट्स के अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, तरक्की के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। आगे बढ़ते हैं जी, अब इधर रहते हुए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ मौसीकी के हवाले से। इतनी बाजुकात
खुश्क गुफ्तगू हो जाती है, परेशान हो जाते हैं। वैसे भी वीक चूँकि अपनी क्लोजिंग की जानिब तकरीबन पहुंच रहा है, तो हमने कहा कुछ किसी आर्टिस्ट से आपको मिलवाया जाए और खुद भी थोड़ा बहुत गाने वाने सुने जाए। मिजाज को थोड़ा तर करते हैं। तर कैसे तर करते हैं? अच्छा, पानी छिड़क देते हैं पानी म्यूजिक छिड़कते का। हैं, हाँ। हमारे साथ दो आर्टिस्ट मौजूद हैं, एक म्यूजिक बजाते हैं, एक म्यूजिक गाते हैं। दोनों बड़े ज़बरदस्त है, नई आवाज़ें हैं। नाम है इनका अब्दुल्ला रिजवी। खासतौर पे अगर हम आर्टिस्ट वोकलिस्ट की हम बात करें, इनके साथ के गिटारिस्ट दोस्त भी हैं। अब्दुल्ला जो हैं वो काफ़ी फेमस हैं ऑन सोशल मीडिया, एंड देन जो गिटारिस्ट हैं उसामा शेख, वो इनके साथ हैं। तो हमने कहा ज़रा इन बॉयज़ को सुनते हैं क्या कर रहे हैं। इंस्टा पे तो लोग इनको बड़े पसंद करते हैं, बड़ी लड़कियां कमेंट करती हैं इनकी प्रोफाइल पे, तो क्यों नहीं ऑन स्क्रीन भी इनसे बात की जाए। तो देखते हैं टीवी पे पसंद करते हैं या नहीं। टीवी पे हम तो करेंगे, मुझे लगता है अगर अच्छा गाएंगे। वेलकम करते हैं जी अब्दुल्ला एंड उसामा, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले अब्दुल्ला, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी? अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। आप बताएं कैसे हैं? ठीक हैं। वालेकुम सलाम। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस अब्दुल्ला, बहुत जबरदस्त। आप बताओ कब से गा रहे हो, क्या गा रहे हो, क्या सीन है म्यूजिक का? बचपन से गा रहा हूँ मैं, स्कूल लाइफ से ही, और उसके बाद कॉलेज में आके पंजाब कॉलेज से मैंने अपनी FSC किया। वहाँ से मैंने काफ़ी जो है ना अपने कॉम्पिटिशन्स किए हैं, और अभी मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में मैं अपना मेडिकल कर रहा हूँ, और मेडिकल के साथ साथ अपना म्यूज़िक अभी भी कंटिन्यू कर रहा हूँ और साथ साथ लेके जा रहा हूँ। अच्छा, आप मतलब यूनिवर्सिटी की वो लड़कियां जो कैफेटेरिया में बैठ के गाने गाते रहते हैं गिटार पे? जी जी वही। वो कौन सा गाना होता है? होना था प्यार, होना था प्यार, ये सबसे फेवरेट जाने गाना तमन्ना जाने अदा, इश्क, वो इश्क मुर्शिद का। अच्छा, मेरे ख्याल से वो ये कोशिश भी कर रहे थे। एक गाना इनका बड़ा वायरल हुआ है, मैं चाहता हूँ इनसे वो पहले सुने। चले वो उसको लोगों ने बड़ा पसंद किया। वो गाना एक आपका बड़ा वायरल है, खान साहब का है, वो जरा थोड़ा सुनाइए तो हमें अब्दुल्ला। जी 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 ज़रूर, प्लीज। उससे पहले मैं एक इशार है, पहले वो मैं सुनाना चाहता हूँ। जरूर जरूर। और वो इशार ऐसे है कि इतना खुश ना हुआ शख्स उसकी सोबत में आके। वाह, अच्छा। इतना खुश ना हुआ शख्स उसकी सोबत में आके, कल तक वो शख्स मुझसे कहता था कि मैं तेरा हूँ। ओहो बेवफा सनम निकल आया। वो भी अपने ना हुए, दिल भी गया हाथों से। वो भी अपने ना हुए, दिल भी गया हाथों से। ऐसे आने से तो बेहतर था ना आना, हाँ दिल का उनके अंदाज़े करम उन पे वो आना, हाँ दिल का है वो वक्त वो बातें वो ज़माना, हाँ दिल का। अब्दुल्ला थोड़ा सा और जबरदस्त। थोड़ा सा और मिल सकता है? मुकर्रर अब्दुल्ला, मुकर्रर से आगे एक और शेर। एक शेर और है। दिल लगी दिल की लगी बन के मिटा देती है। दिल लगी दिल की लगी बन के मिटा देती है। रोग दुश्मन रोग दुश्मन रोग दुश्मन को भी रब ना लगाना, हाँ दिल का उनके अंदाज़े करम उन पे वो आना, हाँ दिल का है वो वक्त वो बातें वो ज़माना, हाँ दिल का। क्या बात है अब्दुल्ला, आवाज जबरदस्त। मौसीकी को मीडियम ही कहा जाता है, दूसरों के साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन साथ उन्होंने ना पैगाम जो देना था वो भी दे दिया है। दरबारी है और नहीं भाभी को पैगाम दिया है, पूछना चाह रही हूं जरा। यार ये बहुत पर्सनल हो जाएगा, ऑन स्क्रीन नहीं पूछते ऐसी बातें। क्या पता दो हों एक टाइम पे, दोनों को कहा हुआ देखना मैं कितना अच्छा गा रहा हूं। नहीं अब्दुल्ला, दिस इज ऑन अ लाइटर नोट ब्रो, हम इस पे बिल्कुल नहीं जाएंगे। बहुत अच्छा गा रहे हो आप। और ये बताओ आपका पर्सनल फेवरेट जॉनरा क्या है? इसी टाइप के गाने आप गाते हो? क्या गाना ज्यादा पसंद है? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की तरफ से मुझे इतनी सी अनायत हुई है कि मैं पंजाबी हो, सराइकी हो,
और बॉलीवुड अच्छा, सराइकी भी गाते हैं? पाकिस्तानी जितने भी जिस टाइप के भी सॉन्ग्स हैं, जिस सराइकी भी गाता हूँ। अच्छा, जिस टाइप के भी सॉन्ग मैं इजीली गा लेता हूँ। सुनाओ ना जी थोड़ा। गजल और कव्वाली भी इजीली। सराइकी सुनाए ना थोड़ा सा कुछ। हाँ, सराइकी सुनाता हूँ मैं। हाँ सुनाए। सोना सावला क्यों रवाया, केड़ी गल्लों पहले साडा दिल चुराया। सोना सावला क्यों रवाया, केड़ी गल्लों पहला साडा दिल चुराया। के देना वे दिल मेरा यार लाया, ओ कहंदे ना वे दिल मेरा चार लाया। ओ मेरे खागे शरीकां दे, कदन वल सोना सावला, कदन वल सोना सावला। हो वतन साडे गरीबां दे। वाह वाह वाह, क्या बात है। अच्छा अब्दुल्ला, आगे क्या प्लान है फिर? कुछ किसी चीज पर काम हो रहा है? कोई ओरिजिनल आने वाला है? जी बस मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपना जो है अभी सॉन्ग रिकॉर्ड करवाऊँ, और बहुत जल्द मैं अपना सॉन्ग रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। और सबसे बड़ी जो मेरी ख्वाहिश है वो कोक स्टूडियो में मेरी है कि कोक स्टूडियो में अपना सॉन्ग करवाऊँ, और उसमें मुझे चाहे 10 साल लगें, 5 साल लगें, 15 साल लगें, मैं अपनी मेहनत जारी रखूँगा ताकि कोक स्टूडियो तक मैं अपना परफॉर्म कर सकूँ। उसामा आप बोलते हैं? उनका गिटार बोलता है। मैं भी बोलता हूँ। सामा बोलता है। चलें यार, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। आप हमारा नया टैलेंट है, और नए टैलेंट की परफॉर्मेंस कैसी है, वो कैसा गा रहे हैं, ये फैसला हम हमेशा अपने देखने वालों पे और सुनने वालों पे छोड़ते हैं। हमारा काम एक प्लेटफॉर्म देना, आप आए परफॉर्म करें, कैसा करें। यकीनी तौर पे वक्त के साथ साथ इंसान बेहतर होता है। जाते जाते अब्दुल्ला कुछ और हमें सुनाओ, जो भी आपकी। हाँ, फिर ब्रेक पे चले जाएंगे। आप 1-2 अच्छी लाइन हमें सुनाए। हमने ब्रेक पे जाने, चूंकि ब्रेक से वापस आएंगे तो जरा हम इंटरनेशनल टैरिफ वॉर को, जो ट्रेड वॉर है, उसको डिस्कस करना है। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन पहले एक गाना, फिर उस टॉपिक पे जाएंगे। प्लीज अब्दुल्ला। थैंक यू सो मच। ओके। ना जाने कब से उम्मीदें कुछ बाकी हैं, मुझे फिर भी तेरी क्यों आती है, ना जाने कब से। दूर जितना भी तुम मुझसे, पास तेरे मैं। अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में, जिंदगी से कोई शिकवा भी नहीं है। वेलकम बैक। अब एक ऐसा टॉपिक जिस पे मैं आजकल बड़ी मेरी दिलचस्पी है, मैं बहुत फॉलो कर रहा हूँ, और ऑब्वियसली पूरी दुनिया की उस पे सबकी होनी चाहिए, सबकी होनी चाहिए, बिकॉज दुनिया का मुस्तकबिल इससे जुड़ा हुआ है। वो है ट्रेड वॉर। अमेरिका और चीन के दरमियान इस वक्त टैरिफ और जो तिजारती जंग है वो मजीद शिद्दत इख्तियार कर गई है। व्हाइट हाउस ने कहा है कि चीन को अब 245% तक के नए टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। चीन कहाँ पीछे रहता। उन्होंने रद्द-ए-अमल में कहा कि आइए फिर हम भी उतना ही लगाएंगे आप पे, और इतलात ये आ रही है कि चीन ने जो अमरीकी बोइंग तैयारे हैं उनकी खरीदारी रोक दी है, और इस तिजारती जंग में अब एक बड़ा फैसला किया। और कल जो चीन की फॉरेन मिनिस्ट्री है उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आई कि चीन जंग नहीं चाहता, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जंग लड़ नहीं सकता। अरे वाह, क्या बात है। हमारी खामोशी को हमारी कमजोरी ना समझा जाए, ये भी कहा गया। और इससे पहले चाइना ने कहा था कि ठीक है, अमेरिका जो है ना उसका हक है कि वो टैरिफ लगा सकता है, लेकिन ये हमारे साथ ना खेले। हमारी सदियों पुरानी तहजीब है, और इस तरह की चीजें, ट्रेड वॉर्स हम देख चुके हैं। दूसरी जानिब अमेरिका जो है वो ये कह रहा है कि 75 से ज्यादा ममालिक नए तिजारती मुआहिदों के लिए वाशिंगटन से राब्ते में, और आपको पता है कि 90 दिन का एक होल्ड भी लगा दिया गया है, लेकिन चाइना के ऊपर वो होल्ड नहीं है। तो कुछ ये भी कयास आराइयां कर रहे हैं कि जी
ये सिर्फ चाइना को टारगेट करने के लिए ट्रेड वॉर शुरू की गई है अमेरिका की? असल में मसला उस एरोगेंस का है जो डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका दिखा रहा है, या फिर इसमें कोई क्रक्स है, इस पे हम बात करते हैं। हमारे साथ आफ्ताब सिद्दीकी साहब मौजूद है, मईशत के ऊपर गहरी निगाह रखते हैं। क्विकली हम जरा इनसे पूछते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। सबसे पहले तो अपना तज्जिया हमारे सामने रखिए, जो एक सीरीज चल रही है, आप इसको कैसे देख रहे हैं फॉर द वर्ल्ड, फॉर द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड? आई थिंक मैं लूँगा जो आयशा ने भी बात की कि इज़ इट पर्सनैलिटी ओरिएंटेड, इगोइस्टिक इशू है, या कि इसके प्रॉपरली इकोनॉमिक फंडामेंटल्स के ऊपर इसका इम्पैक्ट है। आई थिंक इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोबेबली एन इगोइस्टिक अप्रोच फ्रॉम ट्रम्प, बिकॉज ट्रम्प इज़ जनरली आई थिंक कि वो समझते हैं कि वो एक जिसे कहते हैं ना जनरेशनल इम्पैक्ट ला सकते हैं ट्रेड पॉलिसी ऑफ द वर्ल्ड, जो कि ओवर अ पीरियड WTO ने बहुत ज़्यादा अपने सॉर्ट ऑफ जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन इस्टेब्लिश किए लोगों ने माने हैं, दुनिया उस WTO के ऊपर सबका एग्रीमेंट है, उसकी वजह से चल रहा है। तो ही इज़ रियली काइंड ऑफ ट्राई टू सॉर्ट ऑफ एकदम फंडामेंटली चेंज कर दें उसको। दूसरी तरफ चाइना जो है एक रिवाइवल में है, जो प्रेसिडेंट जी की जो अपने लोगों के साथ कमिटमेंट है वो ये है कि प्रॉस्पेरिटी और चाइना की जो एक 100 साल पुरानी बेसिकली हज़ारों साल में कहना चाहिए एक वो स्टेचर था उसको रिवाइव करने का। इस तरफ हमारे इस तरफ जो है USA में मेगा एक टर्म समझा जाता है बेसिकली कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो ये जो एक दो चीज़ें कोलाइड कर रही हैं दोनों नेशंस, एंड दे आर द वर्ल्ड्स बिगेस्ट नेशंस। बात ये कि दोनों दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, वो अपने बेसिकली जो लोकल जो पॉपुलेशन है वो उनके लिए लाना चाह रहे हैं ये चीज़। America does not want sort of China in terms of developing in the same shape as China is doing. America wants to color them in the American Western model. देख रहे हैं सारी वॉर का कहाँ जा रही है ये? इससे देखें इस पे एक तरह का कॉन्ट्रैक्शन तो आएगा, ठीक है, बिकॉज ये कि जब ट्रेड वॉर्स होती हैं तो देयर इज नोबडी विनर इन अ ट्रेड वॉर। हम जैसे पाकिस्तान जैसे स्मॉल जो कंट्रीज हैं वो बड़ा इम्पैक्ट होते हैं। मुख्तलिफ तज्जियाकारों से मैं पूछ चुकी हूँ और मैं ये वाकई में जानना चाहती हूँ कि ये ट्रम्प जिस तरह से पॉलिसीज बना रहे हैं या एकदम से डिसीजन अपना एकदम से ले आते हैं, स्पॉन्टेनियस लगते हैं वो, तो उसके पीछे कोई थिंक टैंक है आपको लगता है, या फिर वो सिर्फ उनकी अपना फैसला होता है? टैंक्स तो बहुत है, लेकिन थिंक टैंक कोई काम कर रहा है पीछे बैठ के जिसने ये पॉलिसीज बनाई हो? ये सवाल आपका बहुत अच्छा आयशा। हुआ ये है कि लास्ट 4 years ट्रम्प हैड अ ग्रुप ऑफ पीपल जिसके थ्रू वो ये डिस्कशंस चल रहे थे। ये ऑल ऑफ अ सडन नहीं आया। एंड आर दोस बिजनेसमैन? दे आर बिजनेसमैन, दे आर हम जिसे कहते हैं एक तरह के जो रिपब्लिकन पार्टी के एक बिग कॉर्पोरेट जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो उनको सपोर्ट करता है वो उसके पीछे थे बेसिकली। और उसमें एक कॉन्सेप्ट ये है कि थ्रू आउट दिस पीरियड ट्रम्प न्यू दैट ही विल कम बैक अगेन and he has been preparing for 4 years for this basically। ये बहुत तैयारी के साथ है, मैं इसको अपडेट नहीं कहूँगा, लेकिन it has been packaged as Trump as the strongest personality on the world stage and he wants to be there। He's a very लगता तो ऐसे है कि just want to grab the attention of the media, world media, और headlines बनाना चाहता है, ऐसा लगता है। This is how it feels। और दूसरी जानिब ये भी है कि एक आम अमेरिकन जो है जहाँ पे ऑलरेडी रिसेशन ज्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है, उस पर क्या इम्पैक्ट आप देख रहे हैं? वो तो बड़ा परेशान है। कम से कम जितने लोगों को हम जानते हैं, जिनसे हम या स्ट्रक्चर को जो समझते हैं, वो तो कह रहे हैं कि परेशानी बढ़ती जा रही है और हजारों लोग ऑलरेडी बेरोजगार हो चुके हैं। नहीं, उसमें ये यकीनन अभी देखें दो चीज़ें होती हैं, एक होता है रिसेशन, एक होता है डिप्रेशन। दो लेवल ऑफ इकोनॉमिक टर्मोइल के होते हैं। अच्छा, ट्रम्प के ऊपर जो उन्होंने जो अपना रिस्क टॉलरेंस लेवल है वो ये है कि ही कैन सस्टेन अ रिसेशन फॉर अ वाइल। जैसे कि मार्केट जो है 3 से 4-5% नीचे आ जाए, आपके इंटरेस्ट रेट वो चाहते हैं कि नीचे आए ताकि वो जो मार्केट नीचे आ रही है उसको वो इंटरेस्ट रेट की वजह से कम करने की वजह से बूम दे सके, तो वो ये चीज़ करना चाह रहे हैं। यू थिंक कि ये ऑर्केस्ट्रेट भी हो सकता है ट्रम्प की जानिब से जो इस वक्त सारी सिचुएशन बिल्कुल ऑर्केस्ट्रेटेड है, बिकॉज ही थिंक्स ही कंट्रोल्स ऑल द लीवर्स। लेकिन जो अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन है, वो अनप्रेडिक्टेबिलिटी ये है कि स्टॉक मार्केट जो है इट फॉलोज द मनी, ठीक है। तो जब उन्होंने देखा कि ट्रेड वॉर होने चाहिए तो एप्पल ने बिलियंस ऑफ डॉलर लूज कर दिया एक ही दिन के अंदर, व्हिच इज अ बिग शॉक टू द अमेरिकन मार्केट। एंड व्हाट अबाउट द क्रिप्टो करेंसी, क्योंकि अपना भी उन्होंने कॉइंस लॉन्च किया है, आई थिंक उस तरफ ज्यादा कैपिटल जा रहा है। व्हाट ऑप्शन चाइना हैज फॉर नाउ? इस सारी सूरत हाल के अंदर चाइना सस्टेन तो कर सकता है बज़ाहिर, ऐसा लगता है, लेकिन आपका क्या टेक है? बिकॉज चाइना का मॉडल अलग है, अमेरिका बहुत बड़ी इकोनॉमी है, इस पे क्या चाइना के पास क्या ऑप्शंस? आई थिंक चाइना के पास ऑप्शन ये देखें, चाइनीज इकोनॉमी इज बिल्ट ऑन अमेरिकन कंजम्पशन, और वो ये जो साइकिल जो है ना ये ट्रम्प तोड़ना चाहता है, ठीक है। ये चीज़ आप पार कर लें। अब उसके बाद हो ये रहा है कि चाइना विल नॉट गो इनटू अ वॉर, दे विल कंटिन्यूसली
sustain the onslaught and responding very calculated. ठीक है, they have prepared all the contingency plans. होने ये जा रहा है कि आगे चल के Chinese have a trump card. वो ट्रम्प कार्ड ये है कि चाइनीज़ कंट्रोल द रेयर अर्थ मटीरियल्स एंड देयर रिफाइनिंग एंड देयर प्रोडक्शन इनटू वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स. दुनिया में कोई और कंट्री के पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है. यूएस इज प्रॉब्ली 10 to 15 years behind them. तो हो ये जाएगा बेसिकली आगे चल के जो कि यूएस का जो सबसे बड़ा मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, दे वुड नीड ऑल दोस. There is a trump card. That's their trump card. Now it's not just about cheap labor, it's about skilled labor that China has. टेक्नोलॉजी, और वो उसको कहेंगे कि ठीक है हम आपको ये एक्सपोर्ट नहीं करते. ठीक है, हम अमेरिका की, चाइना की, सबकी बात कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन है? पाकिस्तान का स्टेटस इस वक्त क्या है? और पाकिस्तान भी मुझे लगता है कैलकुलेटेड ही जवाब दे रहा है, रिस्पॉन्ड कर रहा है, और अपॉर्चुनिटीज़ भी निकल सकती हैं इसमें, इस सारी सिचुएशन में पाकिस्तान के लिए. आपकी क्या टेक है इस पर? आई थिंक पाकिस्तान के लिए ये लम्हा फ़िक्रिया है कि ये मौका ऐसा आया है कि इसमें हमें अपना जो पोर्टफोलियो ऑफ एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स है ना आयशा, उसको पूरे को रीअसेस करना चाहिए. बिकॉज वी हैव बीन वेरी हेविली रिलाइंग ऑन टेक्सटाइल सेक्टर टू प्रोड्यूस अवर फॉरेन एक्सचेंज. ठीक है, दैट्स फाइन. और आप लोगों को पता होगा कि टेक्सटाइल सेक्टर इज़ वन सेक्टर जो हमने जब से लास्ट 40 years हमने उसको बहुत डेवलप किया. कंपेटिटर्स भी तो है ना हमारे उसके अंदर. कंपेटिटर्स हैं, लेकिन वो डिसएडवांटेज पे हैं इस वक्त. एज ऑफ नाउ, एज वी स्पीक नाउ, जो कंपेटिटर्स हैं उन पर टैरिफ हमसे ज़्यादा है. ठीक है, लेकिन पार्किंग दैट थिंग असाइड, पाकिस्तान हैज़ टू रियलाइज. देखें, एक चीज़ है हमारे यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी है रिकोडिक की, जो इस वक्त बात चल रही है, और वहाँ पे जो हमारे पास रेयर अर्थ मटेरियल्स हैं, रेयर अर्थ मटेरियल शायद इतने ज़्यादा ना भी हों, लेकिन जो द सेइंग दैट इज गोज इन द इंटरनेशनल वर्ल्ड इज दैट देयर इज नॉट इनफ लिथियम इन द वर्ल्ड टू इलेक्ट्रीफाई ऑल द कार्स वी नीड टू इलेक्ट्रीफाई. ठीक है, देयर इज नॉट इनफ कॉपर इन द वर्ल्ड. अच्छा, वो जो चीज़ें हैं उसके लिए दुनिया में इस वक्त पूरी सोच है कि कहाँ से हम एक्वायर करें. वो अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान में बलूचिस्तान के अंदर वो चीज़ें मौजूद हैं, प्रोवाइडेड कि वी वांट टू मेक बलूचिस्तान इकोनॉमिक स्टेट rather than a security state, जो कि इस वक्त सूरत हाल है. तो what do you think, अभी ये जो माइंस एंड मिनरल्स कॉन्फ्रेंस हुई थी, को लगता है कि ये एक पॉजिटिव चेंज है उस तरफ बढ़ने के लिए? बिल्कुल है, बिल्कुल है. ये माइंस एंड मिनरल कॉन्फ्रेंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप टुवर्ड्स दैट. अभी हमने एक पीस लिखा है जो कि यहाँ पब्लिश भी इन द मीडिया रिसेंटली. उसमें मैंने यही जिक्र किया है कि हमारे पास इस वक्त सऊदी इन्वेस्टमेंट जो आ रही है, बिकॉज सऊदी अरब वांट्स टू बिकम द माइनिंग लीडर ऑफ द वर्ल्ड. वो उनका एक बेसिकली विजन है. एक और वो जो 2030 विजन के बाद अब वो 2040 विजन के ऊपर काम हो रहा है सऊदी अरब के अंदर. तो वो चीज़ें वो लेकर आ रहे हैं. उसमें वी सिट वेरी वेल, बट प्रोवाइडेड कि वी मेक. हमारा होमवर्क क्या है? हो गया. देखिए, हमारे साथ सिलसिला ये है कि देखिए हमारे पास एक नेचुरल रिसोर्स है, और हमारे अतराफ आप यहाँ से 4 घंटे की या 5 घंटे की फ्लाइट पे सऊदी अरब चले जाए, उनके पास भी एक नेचुरल रिसोर्स है. उनका जो नेचुरल रिसोर्स है उसने पूरी कंट्री को बाइंड कर दिया. अगर आप लोग याद करें, आप शायद बहुत यंग हो, पता नहीं आपको ये चीज़ आपने हिस्ट्री में पढ़ी हो क्या ना पढ़ी हो, कि देयर ऑलवेज बी द कॉन्सेप्ट ऑफ वॉरिंग अरब ट्राइब्स. ठीक है ना, वहाँ पे हमेशा होता था कि वॉरिंग अरब ट्राइब्स हैं. अच्छा, उनके जो नेचुरल रिसोर्स ने उसने उस सारे वॉरिंग अरब ट्राइब्स को यकजा कर दिया. देखिए, नेचुरल रिसोर्स की एक बड़ी अच्छी डिस्ट्रीब्यूशन हो गई उनके दरमियान. हमारे नेचुरल रिसोर्स की सिचुएशन ये है कि उसकी वजह से हमारे यहाँ एक थोड़ा सा हिजान की कैफियत पाई जाती है. पुअरली मैनेज्ड है. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेल्थ जो है, नेचुरल वेल्थ है, वो इतनी प्रॉपर नहीं है. लोग समझते हैं, गरीब समझते हैं कि हमारे यहाँ ये नहीं हो रहा. लोगों तक पहुँचाया जाए, उसका बेनिफिट डिस्ट्रिक्ट लेवल पहुँचाया जाए. ये जितनी बड़ी कंपनियां बन रही हैं उनके अंदर हम A और B कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट शेयर्स अनाउंस कर सकते हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर जो, सॉरी मैं आपकी बात कर रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर जो हमारी लोकल काउंसिल है, वो समझ लें कि 0.1% ऑफ दैट कंपनी ओन करती है. वो कंपनी वो वोट नहीं कर सकते, लेकिन वो कंपनी जब डिविडेंड अनाउंस करती है, ये करती है, उसमें उनकी ओनरशिप है. तो वो जो है लोकल काउंसिल में डायरेक्ट आ जाता है. मैं बात करूंगा डिस्ट्रिक्ट लेवल तक लाने की, बिकॉज़ प्रोविंशियल लेवल तक कुछ नहीं होता. उसका फायदा जो है आम आवाम को मिलेगा, फ्रूट मिलेगा जो वहाँ बैठा है. आई थिंक द कनेक्शन व्हिच साउदीज एंड द अरब्स हैव बीन एबल टू एस्टैब्लिश, इसके वो उस पॉइंट तक ला रहे हैं, और काफी हद तक उससे खदशात में कमी आ जाएगी. अच्छा, अब आई वांट टू टॉक अबाउट द अपॉर्चुनिटी साइड वंस अगेन. जो हम बात करें पाकिस्तान के लिए, एक्चुअली देयर आर 2 साइड्स. वन इज, एक तरफ अगर अमेरिका चाइना रिफ्ट हो रही है तो हम उस मार्केट को इनकैश कर सकते हैं बाय मैन्युफैक्चरिंग आवर गुड्स एंड एक्सपोर्टिंग इट टू अमेरिका. ठीक है, हम उस टैरिफ के साथ ही जो वो लगा रहे हैं. एक तो ये अपॉर्चुनिटी है. द अदर वन इज कि हमारी कन्वेंशनल, चूंकि सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट्स अमेरिका के साथ है, तो वी कैन फाइंड ऑल्टरनेटिव मार्केट्स लाइक अफ्रीका. हमने पहले थोड़ा सर्च किया भी था इसके ऊपर 2018-19, तो हम उस तरफ जाएं. इन दोनों में से ज्यादा बेहतर क्या है? कौन सी पॉलिसी लाइन ले पाकिस्तान?
क्योंकि सीइंग ट्रम्प्स डिसीजन कुछ भी रिलायबल नहीं है। अगर फॉर द टाइम बिंग हम अगर उधर फोकस कर लें, कल फिर कुछ तब्दील हो जाए, फिजिबल क्या है पाकिस्तान के लिए? आई थिंक फिजिबल ये देखें, मैं ये कहूँगा कि यू शुड प्ले द मैन रादर देन द इंस्टीट्यूशन। द मैन इज ट्रम्प, ठीक है, ही वांट्स अ कंप्लीट लॉयल्टी। पाकिस्तान, मैंने अभी कुछ दिन पहले भी एक जगह और ये बात कही मीडिया पे कि पाकिस्तानी हमारा जो फॉरेन ऑफिस है बहुत स्ट्रॉन्ग है। आई रियली वैल्यू देम, दे आर वेरी गुड पीपल। द फॉरेन ऑफिस शुड अंडरस्टैंड दीज थिंग्स कि द मैन वांट्स लॉयल्टी, वी शुड अनाउंस। एंड उसने उनके जो सबसे करीब तरीन अलाय हैं, विदाउट नेमिंग एनीवन, उन्होंने जीरो टैरिफ अनाउंस कर दिया है यूएस प्रोडक्ट्स के लिए ऑलरेडी। करीब तरीन जो उनके पाकिस्तान के अलावा जो सबसे ज्यादा यूएस एड लेते हैं, उन्होंने जीरो टैरिफ अनाउंस। और अभी भी ट्रस्ट डेफिसिट है ट्रम्प का ट्रस्ट डेफिसिट है अपनी जगह टाइम। अब हमें ये करना चाहिए कि डिस्पाइट ऑफ व्हाट वी शुड अनाउंस के जीरो टैरिफ ऑन अमेरिकन प्रोडक्ट्स। हम इस वक्त चाइना के बाद सबसे बड़े इंपोर्टर हैं कॉटन के, इस जो पाकिस्तान। तो हमें ये अनाउंस करना चाहिए कि जीरो टैरिफ। उससे ये होगा कि आपकी एक ट्रम्प की अटेंशन टुवर्ड्स पाकिस्तान ये आएगी कि ये हमारे साथ अलाय है। आई अंडरस्टैंड देयर वुड बी अ पॉलिटिकल रिप्लिकेशन विद द चाइनीज, बट वी हैव टू डू व्हाट इज गुड फॉर अस, नॉट फॉर व्हाट इज गुड फॉर चाइना एंड व्हाट इज गुड फॉर पाकिस्तान, फॉर अमेरिका, व्हाट्स गुड फॉर अस। खुद मुख्तारी की भी तो बात आ जाती है और इस चीज की भी तो बात आ जाती है कि भाई वो हम पे लगाए जा रहे हैं और हम दुबक के बैठ गए हैं। इज इट द राइट अप्रोच? नहीं, इट्स द राइट अप्रोच बिकॉज़ थिंग इज कि जो इमरान ने बात की, हम अगर वहां जाते हैं, अगर अफ्रीकन मार्केट डेवलप करते हैं, उसमें टाइम लगेगा। ये हमारी एस्टैब्लिश मार्केट है, हमें उसको मैक्सिमम लेवरेज करना चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज़ ये होनी चाहिए, जो चैलेंज है वहाँ पे, वो चैलेंज ये आने वाला है कि जब ये टैरिफ्स की बात अमेरिका में शुरू हो जाएगी तो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स जो हैं वो सारी यूरोपियन मार्केट में फ्लड होंगी। हमारी जो थोड़ी सी मार्केट जो यूरोपियन मार्केट के अंदर, वहाँ पे हमें बहुत टफ टाइम मिलेगा। तो ये बड़ा कॉम्प्लेक्स, यू गेट सेटल समथिंग हियर, अनदर प्रॉब्लम अराइजेस फ्रॉम दैट। फायदा भी नहीं उठा सके जीएसपी प्लस सिंस वी हैड योर चैलेंज में था वेरी रिसेंटली। खैर, इट्स अ लॉन्ग डिस्कशन, ये बातें अनफोल्ड होती चली जाएंगी और हम बात करते चले जाएंगे, लेकिन फॉर द टाइम बिंग यस, जो सूरत हाल है इसका एक तजिया हमारे सामने आफ्ताब साहब ने कहा। थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम। प्रोग्राम का वक्त हो गया खत्म, इंशाल्लाह आपसे करेंगे दोबारा मुलाकात। अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।